अभिनव जी का ध्यान बार बार अपनी घड़ी और रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज उनके लिए समय काटना बहुत मुश्किल हो गया हो। कभी कभी तो उन्हें लग रहा था कि वे अपने कॉलेज के दिनों में वापस लौट गए हैं। हालांकि कॉलेज के दिनों में वह लड़कियों का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि उन्हें इंतजार करवाया करते थे। पर आज तो कामिनी के लिए एक एक पल इंतजार करना मुश्किल हुआ जा रहा था। तभी रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुला और अभिनव जी की नज़रें दरवाजे पर ठिठक गई। उन्होंने देखा हल्के आसमानी रंग की शिफॉन साड़ी में लिपटी हुई स्वर्ग की हसीनाओं को मात देती कामिनी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अभिनव जी के मुंह से तो लार नहीं टपकी, पर आंखों से हवस टपकते टपकते बच गई। वैसे भी अभिनव जी के अलावा अगल बगल की टेबल पर बैठे लोगों की नजरें भी उसकी ओर उठ चली थी। अभिनव जी ने दरवाजे से टेबल तक का सफर तय करने के बीच में आंखों से ही उसका एक्सरे कर लिया था, और उसके हर एक अंग जो तराशे हुए थे उनकी फोटो मन ही मन खींच ली थी। अभिनव जी के पूरे शरीर में एक हलचल मची हुई थी और उनके मन के अंदर गुदगुदी सी हो रही थी। इधर कामिनी भी बल खाती अपना आंचल लहराती हुई आई और बेपरवाही से उनके सामने बैठ गई, और बैठते ही अपने कातिलाना अंदाज में बोली, तो फाइनली अभिनव जी, आज हम आमने सामने बैठे हैं। अभिनव जी का दिल तो कर रहा था कि आमने सामने क्यों, तुम मेरे बगल में क्यों नहीं बैठी हो। पर उन्होंने अपने मन की बात नहीं कही और बोले, तुम तो फोटो से कहीं ज्यादा सुंदर हो। क्या? कामिनी इस बात पर इस तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी, मानो उसका सुंदर दिखना इतनी भी बड़ी बात ना हो, या फिर वो इस चीज को सुनने की आदी हो। हालांकि उसका इतनी जोर से खिलखिलाकर हंसना अभिनव जी को थोड़ा सा नागवार गुजरा, और उन्होंने झेंपते हुए अगल बगल की टेबल पर बैठे लोगों की ओर देखा। महिलाएं जलती नजरों से, मर्द ललचाई नजरों से, और बच्चे कौतूहल से कामिनी को ही देख रहे थे। अच्छा बताओ, क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? अभिनव जी ने कहा। अभिनव जी, तुम भी ना, हम कौन सा हस्बैंड वाइफ हैं जो यहाँ खाना खाने आए हैं और जल्दी से खा पी कर हमें घर जाना है। अरे हम तो यहाँ एक दूसरे को और करीब से जानने आए हैं। थोड़ा मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मुझे जानते हो, तो और जानेंगे, थोड़ा फन करेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे और उसके बाद खाना खा लेंगे, है ना? कहते हुए कामिनी ने अभिनव जी के हाथ को दबा दिया। कामिनी की हथेलियां थोड़ी गर्म थी, जिसने उनके खून में और उबाल ला दिया। घबराते हुए अभिनव जी ने उसका हाथ हटाया और इधर उधर देखने लगे। फिर कामिनी की ओर देखते हुए बोले, और कुछ बताओ ना अपने बारे में। देखो ना, हम मैसेंजर पर कितनी बातें करते थे, और आज जब तुम सामने हो तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या पूछूं, क्या कहूँ। जानते हो अभिनव जी, तुम्हारी इसी मासूमियत ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। लगता ही नहीं तुम 44 साल के हो, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी बस 18 के हुए हो। कहते हुए कामिनी ने अपनी जीभ अपने होंठों पर फिराई। अभिनव जी तो मानो निहाल हो गए, एकटक कामिनी को देखते हुए उसकी नशीली आंखों में डूब गए। अचानक उन्हें लगा ये आंखें उन्होंने पहले भी देखी हैं, और उन्हें याद हो आई बरखा की आंखें। बरखा, ये मैं भी क्या सोचने लगा, अभी इस पल को तो मुझे कामिनी के साथ जीना है। सोचते हुए अभिनव जी ने कामिनी की हथेलियों को धीरे से छुआ। अभिनव जी ने तो कामिनी की हथेलियों को धीरे से छुआ था, पर कामिनी ने उनका पूरा हाथ ही अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुराते हुए बोली, देखो अभिनव जी, हमें यह जिंदगी एक बार मिलती है और हमें खुलकर इंजॉय करना चाहिए। अब तुम ही बताओ, कभी घर, कभी बच्चे, कभी परिवार, कभी नौकरी, इन सब के लिए दो दो पैसे जोड़ते जोड़ते इंसान की उम्र कब निकल जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। अपने लिए तो वह जी ही नहीं पाता, और एक शादीशुदा मर्द तो अपने घर के लिए कोल्हू के बैल की तरह हो जाता है। बस दिन रात चक्की में पिसते रहो, फिर भी किसी की उम्मीदें पूरी नहीं होती। बस सुबह से शाम तक सबकी फरमाइश पूरी करते करते बेचारा अपनी फरमाइशें ही भूल जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके भी कुछ अरमान हैं, कुछ तमन्नाएं हैं। नहीं, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूं तो बोलो। इसीलिए बाबा, मैंने तो शादी ही नहीं की, मैं तो आज़ाद परिंदे की तरह आसमान में उड़ते हुए जिंदगी के मज़े लेना चाहती हूँ। अभिनव जी सचमुच में कामिनी के विचारों से प्रभावित हो गए और मायूसी से अपनी जिंदगी में झांकते हुए बोले, हर किसी की जिंदगी तुम्हारी तरह कहाँ होती है। अब मुझे ही देख लो ना, ना ढंग की बीवी मिली और ना ढंग की शादीशुदा लाइफ। मेरी बीवी की तो मानो अपनी ही जिंदगी है, जिसमें वो दिन भर लगी रहती है, और बच्चे, उनकी फरमाइशें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। घर जाओ तो सिर पर यूं चढ़ जाते हैं जैसे गुड़ को देखते ही मक्खियाँ उस पर आ बैठती हैं। कोई बात नहीं अभिनव जी, मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हारी सारी उदासी ख़त्म कर दूंगी और मैं तुम्हारी सूनी ज़िंदगी में रंग भर दूंगी। ज़रूरी नहीं कि हर बात घर पर बताई जाए। अरे अपनी भी एक लाइफ है, तुम उनकी तरफ से जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं कर रहे हो तो तुम भी आज़ाद हो यार अपनी ज़िंदगी जीने के लिए।
अच्छा रुको, मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट का सबसे लजीज खाना खिलाती हूँ, कहकर कामिनी ने जाने क्या ऑर्डर कर दिया। अभिनव जी पूरी तरह से कामिनी से सहमत होकर अपनी पलकें झपकाते हुए उसे बस देखते ही रह गए। खाने के बाद कामिनी ने कहा, अच्छा अभिनव जी, एक बहुत ही अच्छा मॉल खुला है, अगर तुम कहो तो हम वहाँ चलते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा शॉपिंग वगैरह का शौक तो नहीं, मेरे पास इतनी ड्रेसेस हैं कि मैं उन्हें ही नहीं पहन पाती, पर इसी बहाने तुम्हारे साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर लूँगी। अब अभिनव जी बेचारे ना कैसे करते, आखिरकार उनकी इज्जत का सवाल था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहकर वो कामिनी को पाने की लालसा लिए मॉल चले गए। लहरा लहरा कर और बलखा बलखा कर कामिनी ने जी भरकर अपने मनपसंद कपड़ों की शॉपिंग की। नई नई मॉडर्न ड्रेस से लेकर अंडर गारमेंट्स तक की शॉपिंग वो अभिनव जी से पूछ पूछ कर रही थी। अभिनव जय का दिल तो बस ख्याली पुलाव पकाते हुए ही बल्ली उछल रहा था। खिला पिलाकर और लिवा दिवाकर लौटते वक्त एक लाल चटक रंग की शर्ट कामिनी ने अभिनव जी के लिए भी पैक करवा दी, जिसका बिल हालांकि खुद अभिनव जी ने ही दिया था, पर वो कामिनी की तरफ से उनके लिए गिफ्ट था। अभिनव जी को बाय कहकर और फ्लाइंग किस देकर कामिनी जाने लगी और जाते जाते बोली, अगली बार ना हम कहीं बाहर मिलेंगे, यहाँ इस शहर में नहीं, यहाँ तुम्हारे भी बहुत जानने वाले हैं और मेरे भी। कामिनी ने ये बात भले ही बाद में कही हो, पर अभिनव जी शॉपिंग मॉल में भी इस चीज को महसूस कर रहे थे, जैसे लोगों की नजरें उन्हें और कामिनी को घूर रही थी। हालांकि उन दोनों में उम्र का अंतर ज्यादा तो नहीं था, पर कामिनी उनसे 10-12 साल छोटी रही होगी। फिर भी समय और जिम्मेदारियों ने अभिनव जी को पहले ही बुजुर्ग कर दिया था। पर आज घर लौटते वक्त वो अपने आप में दुगना उत्साह महसूस कर रहे थे, मानो अभी अभी जवान हुए हों। हमेशा खींचते हुए घर लौटने वाले अभिनव जी आज गुनगुनाते हुए घर पहुंचे। दरवाजे पर उन्हें उनकी पत्नी बरखा मिल गई, एक सूती नाइटी में लिपटी और बालों का जूड़ा सिर पर बनाए। बरखा को देखते ही अभिनव जी के चेहरे का सारा उत्साह फीका पड़ गया। उनका पुरुष मन दोनों की तुलना कर बैठा और तुरंत ही रिजल्ट भी सुना दिया। उन्होंने बरखा और कामिनी में जमीन आसमान का अंतर महसूस किया। कामिनी खिलता हुआ गुलाब थी तो बरखा मुरझाता हुआ। कामिनी दमकती हुई सुबह की तरह तो बरखा ढलती हुई शाम। अभिनव जी को देखते ही बरखा ने अपने दोनों हाथ अपने दुपट्टे से पोंछे और बोली, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, आप थक गए होंगे। पर आज थका हुआ शब्द अभिनव जी को उनकी खिल्ली उड़ाता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने खींचते हुए कहा, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, कहकर वो अंदर आ गए और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गए। पर फ्रेश तो वो पहले से ही थे, आज तो उन्हें अपने शरीर से भी कामिनी की तेज सुगंध आ रही थी। बात बात पर उसका लिपटना चिपटना उन्हें याद आ रहा था। पर थोड़ी ही देर बाद उनके दोनों बच्चों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसकी चिल्लम उन्हें बाथरूम में भी सुकून से कामिनी को महसूस नहीं करने दे रही थी। अभिनव जी बाथरूम से निकले और झगड़े की जगह पर पहुंचे और पहुंचते ही बेटे राजन को 2 थप्पड़ लगा दिए और बेटी को भी 4 बातें सुना दी। थोड़ी देर बाद बरखा भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गई और बरखा को देखते ही दोनों बच्चे उसके पीछे छिप गए। अब बारी बरखा की थी। बच्चों के उद्दंड, बदमाश, संस्कारहीन और बिगड़ेल होने का सारा श्रेय बरखा के माथे पर थोप कर अभिनव जी अपना फोन लेकर बालकनी में जा बैठे। अभिनव जी की बेटी आरती जहां 14 साल की थी, वहीं उनका बेटा राजन अभी 11 साल का था। दोनों बच्चे डांट और मार खाकर बिसूर रहे थे। बरखा ने अभिनव जी के मूड ऑफ होने की बात कही और दोनों को मनाया। फिर बरखा जी अभिनव जी का थोड़ा सा समय और उनका साथ पाने की गरज से चाय बनाने के बाद अपनी चाय लेकर बालकनी में ही आ गई और सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। अचानक ही अभिनव जी को लगा जैसे उनके ख्यालों में कामनी की जगह गलती से बरखा टपक पड़ी है। उनकी नज़रों ने बरखा को घूरा, जो कि बड़ी मुश्किल से 40 की रही होगी, पर हर वक्त उनका थका होना और घर गृहस्थी से इस तरह लिपटा होना जैसे कि उसके अलावा उनकी अपनी कोई जिंदगी ही न थी, अभिनव जी की नज़रों में उसे और बेकार बनाता था। बरखा सिलाई सेंटर चलाती थी। सिलाई सेंटर सोचते ही अभिनव जी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, मानो हाउस वाइफ होना और सिलाई सेंटर जैसा काम करना कोई बहुत ही निम्न दर्जे का काम हो। अभिनव जी को तो खुद ही याद ही नहीं आ रहा था कि बरखा भी कभी उन्हें सुंदर लगी थी। बरखा थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही। अब उसकी चाय भी खत्म होने वाली थी। वह मन ही मन जान रही थी कि अभिनव जी गुस्से में, फिर भी उसने अपनी तरफ से पहल करते हुए कहा, जैसा कि वह हर बार करती थी, हर लड़ाई के बाद या हर छोटी छोटी बात पर तकरार के बाद, जबकि बरखा की कोई गलती नहीं होती थी। वह उम्मीद करती थी कि शायद अभिनव जी भी उसके मन के भावों को समझे या प्यार भरा एक सॉरी ही बोल दें। पर भला ऐसा कैसे हो सकता था? तमाम घरों के मर्दों की तरह औरत को सॉरी बोलने में या उसके सामने झुकने में अभिनव जी भी खुद को छोटा महसूस करते थे। इतना पढ़ा लिखा होकर साधारण घरेलू पत्नी को सॉरी कैसे बोलते? हाँ, गाए बगाए कई अवसरों पर वह उसे यह एहसास जरूर दिला देते थे
कि बरखा उनसे कम था और अगर वह उसकी ज़िंदगी में नहीं होते तो बरखा की ज़िंदगी चलनी मुश्किल थी। अब तो बरखा को इस उपेक्षा और तिरस्कार की आदत सी हो चली थी, तो उसने खुद ही बात शुरू की और बोली, आज सुबह आरती के स्कूल से फ़ोन आया था, उन्होंने स्कूल में बुलाया है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया तुम्हारी बेटी ने? अभिनव जी ने कहा। मेरी बेटी? बरखा ने मन ही मन सोचा, फिर बोली, वो तो पता नहीं, पर वह कह रहे थे कल उसके साथ ही स्कूल आने के लिए। हाँ तो चले जाओ, तुमने ही सिर पर चढ़ा रखा है इन लोगों को। जाओ और जाकर देखो कि क्या गुल खिलाए हैं इस बार इसने। बरखा थोड़ी झिझकती हुई बोली, मैं चली जाती पर सुबह मेरी सिलाई सेंटर की क्लास रहती है। तो कह तो ऐसे रही हो जैसे आईपीएस की ट्रेनिंग क्लास चलाती हो। साफ साफ कहो ना कि तुम डरती हो वहां जाने से कि इसके टीचर इंग्लिश में बात करेंगे, और तुम्हें तो इतनी इंग्लिश आती नहीं जो तुम उनकी पूरी बात समझ सको या उन्हें अपनी बात समझा सको। अभिनव जी ने बरखा को नीचा दिखाते हुए अपने अहम की तुष्टि की। आप तो जानते ही हैं, फिर बार बार क्यों इस बात का एहसास दिलाते हैं? मायूस सी बरखा बोली। ठीक है चला जाऊंगा, लेकिन अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की होगी ना इसने, तो मैं सच कहता हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिनव जी बोले। अभी बहुत छोटी है वो, और वो भी इस उम्र में जब सारी चीज़ें उसके लिए मुश्किल हैं, और बच्चे तो गलतियां करते ही हैं। अगर उसने कोई गलती कर भी दी होगी तो आप उसे प्यार से समझाइएगा, उसके टीचर के सामने डांट मत दीजिएगा। इससे बच्चों के मन पर बुरा असर होता है। बरखा बोली। हाँ, देख रहा हूँ तुम्हारे प्यार का नतीजा। कितना सिर पर चढ़े हुए हैं ये लोग। अच्छा अब जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है, अभिनव जी ने लगभग उसे भगाते हुए कहा। बरखा ने अपना खाली कप और अपना खोखला हो चुका आत्मसम्मान उठाया और वहां से अंदर चली आई। अब तक मैसेंजर पर कामिनी के 4-5 मैसेज चमक चुके थे, जिनको देखते ही ठंड में सुनहरी धूप की तरह अभिनव जी का चेहरा खिल गया। उन्होंने इधर-उधर देखा और कामिनी को फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगाते ही बोले, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी कामिनी, मर्द की ज़िंदगी तो कोल्हू के बैल की तरह होती है। घर पहुँचे नहीं कि रेडियो की तरह सब अपनी शिकायतें सुनाना शुरू कर देते हैं। ओहो अभिनव जी, ऐसा भी क्या हो गया? मैंने तो तुमसे 2-4 अच्छी रोमांटिक बातें करने के लिए फ़ोन लगाया था, पर तुम्हारे पास तो हर समय अपने परिवार का रोना ही लगा होता है। चलो अब बताओ, अभी किसने क्या कह दिया या किसने क्या कर दिया? कुछ नहीं यार, घर आते ही इन बच्चों की लड़ाई, और उसके बाद अब सुनो, कल मुझे मेरी बेटी के स्कूल में बुलाया गया है, और जब मैंने बरखा को जाने के लिए कहा तो कहते कि तुम ही चले जाओ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। बताओ भला मैं अकेला क्या क्या करूं? इनके ऐशो आराम के लिए पैसे कमाऊं या इनकी सेवा में जिंदगी गुजार दूं? ये तो बहुत गलत है अभिनव जी। अगर वह जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगी तो बताओ भला कौन पुरुष रहना चाहेगा उसके साथ? अब मैं क्या करूं? मैं आरती की माँ तो नहीं हूं, वरना मैं ही चली जाती। अगर मैं तुम्हारी बीवी होती ना तो इन छोटी छोटी चीज़ों की तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। पर अफ़सोस, कामिनी ने इस ढंग से कहा जिसे सच में उसे कितना अफ़सोस हो। ये सुनकर अभिनव जी की सारी खींच हवा हो गई। फिर से मन ही मन ख्वाब बुनने लगे कि बरखा की जगह अगर कामिनी उनकी पत्नी होती तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती, और उन्हें लगने लगा कि अगर कामिनी उनकी पत्नी होती तो शायद बसंत की बहार 24 घंटे और 12 महीने उन्हीं के दरवाजे पर डेरा डाले हुए होती। कहाँ खो गए जनाब? बीवी ना सही, तुम्हारी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ हो सकती हूँ मैं, कहकर कामिनी खिलखिला पड़ी, और उसकी इस अदा पर अभिनव जी फिर से फिदा होकर सुनहरे ख्वाबों में डूब गए। सब काम निपटाकर रात गए। जब बरखा बिस्तर पर आई तो अभिनव जी पहले से अपने मोबाइल में घुसे हुए मुस्कुरा रहे थे। एक बार को तो बरखा को गलतफहमी हुई कि ये मुस्कुराहट उसके लिए है, पर जल्दी ही उसका ये भ्रम दूर हो गया जब अभिनव जी ने उसे देखते ही करवट बदल ली। ये तो दिन भर की थकावट इतनी होती थी कि बिस्तर पर गिरते ही बरखा नींद की जकड़ में आ जाती थी। पर आज जाने क्यों कई सारी बातें उसके दिमाग में रह रहकर आ जा रही थी। सबसे पहले उसे अपने मायके की याद आने लगी, जहाँ 4 बहनों में वो तीसरे नंबर पर थी। शायद बेटे की चाह में वो भी इस दुनिया को देख पाई, क्योंकि उसके बाद उसका भाई आया और ये सिलसिला थम गया। तो स्वाभाविक था, वंश कुल का दीपक उसका भाई, जिसके पालन पोषण से लेकर पढ़ाई लिखाई तक सब कुछ उसे बेहतरीन मिला, और तीनों बहनों को औसत दर्जे का। फिर जब शादी ब्याह की बात आई तो बड़ी बहन बड़ी थी, सबके अरमान उसकी शादी से जुड़े थे। तो वहाँ भी सब बहुत अच्छा हुआ, पर दूसरी तक आधे अरमान सबके पूरे हो चुके थे, और बरखा की बारी आने पर जैसे तैसे निपटा दिया गया। पर भाई की शादी के लिए वो 150 लड़कियां छांटी गई, तब जाकर सबको उनकी पसंद की दुल्हन मिली। बरखा जब ब्याह कर अपने ससुराल आई तो पति का तो पता नहीं, पर ससुर जी एकदम पिता समान मिले। सास नहीं थी, पहले ही गुजर गई थी। दो नंद थी, दोनों अभिनव जी से बड़ी थी, पर बरखा को खूब प्यार करती थी। प्यार शब्द पर आकर बरखा का दिमाग फिर अटक गया। क्यों? जिस प्यार की भूखी बरखा मायके से ही थी वो उसे ससुराल में भी नसीब नहीं हुआ।
सोचती हुई बरखा की आंखों से दो आंसू उसके गालों पर लुढ़क पड़े। बरखा अपने अतीत के बारे में सोचती रही और करवटें बदलती रही। क्या यही होती है शादी, जिस सुख की उम्मीद में औरत अपना सब कुछ छोड़कर पति का हाथ थामे मायके की देहरी लांग कर ससुराल के आंगन में कदम रखती है, जिस मिट्टी में खुद को फिर से बो देती है, उगने के लिए नहीं बल्कि वटवृक्ष बनने के लिए। पर जब आंगन की मिट्टी ही उसकी जड़ों को छोड़ने लगे तो अपनी खुद की जड़ों के साथ वो आखिर कहाँ जाए। अमूमन ऐसा होता है जब कई बार ससुराल के बाकी सदस्यों से स्नेह नहीं मिलने पर एक पत्नी जमाने भर की खुशियाँ अपने हमदम अपने हमराही में ढूंढती है। जब पति की छाया में वो सुकून, शांति और अपनापन महसूस करती है। पर अगर सुकून रूपी छतरी ही उसके सिर से उड़ जाए तब वह क्या करे, कहाँ जाए। आज भले ही बरखा को अभिनव जी और कामिनी के बारे में पता नहीं था, पर पति की बेरुखी से धीरे धीरे टूटती और बिखरती बरखा अंदर ही अंदर खोखली हुई जा रही थी। तभी उसे याद आया कि जब वह ब्याह कर इस घर में आई थी, उसके ससुर जी ने उससे कहा था कि बेटा, अभिनव के सिर से माँ का साया बचपन में ही उठ गया था। मुझे नहीं पता मैं उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दे पाया या नहीं, पर बेटा थोड़ा सा उसका मन भंवरे की तरह जरूर हो गया है, जो इधर उधर सुंदर तितलियों और फूलों पर भटकता रहता है। तो बहू, तुम उसे माँ और पत्नी दोनों का प्यार देना और हमेशा उसका ख्याल रखना। बरखा सोच रही थी कि कहाँ कमी रह गई थी उसके प्यार में। वह तो उसकी माँ भी बनी, पत्नी भी बनी, अपनी तरफ से प्रेमिका भी बनी और दोस्त भी बनना चाहती थी। पर अभिनव ने तो उसे ना ही अपनी माँ बनाया, ना पत्नी बनाया, ना प्रेमिका, ना ही दोस्त बनाया। हाँ, उसे अपने शौक पूरे करने वाली गुड़िया जरूर बना दिया और बाद में अपने घर की नौकरानी बना दिया। बरखा को याद आया कि उसे बचपन में लंबी घेरेदार स्कर्ट और उस पर शर्ट पहनना बहुत पसंद था। शादी के पहले भी वह पहनती थी। भले ही मायके में बरखा ने बहुत संपन्नता ना देखी हो, पर उसने इतनी समृद्धि तो देखी थी जिससे जीने खाने लायक गुजर हो जाए। उसकी बाकी की सहेलियां जहां महंगी महंगी दुकानों से शॉपिंग किया करती थी, वहीं वह रोड साइड से ही कपड़े लेती थी। पर शुरू से ही उसके अंदर एक शौक था, सिलाई कढ़ाई बुनाई का। अपने रोड साइड से लिए कपड़ों को वो इस ढंग से सील देती, उसमें डिज़ाइन बना देती कि जब पहनती तो उसकी सारी सहेलियां उससे पूछना शुरू कर देती कि कहाँ से खरीदे इतने सुंदर कपड़े। मन तो उसका भी बहुत था कि वह भी एक फैशन डिज़ाइनर बने, खुद की अपनी कपड़ों की दुकान खोले। पर उसका यह सपना सपना ही रह गया। उसे याद है जब वह ससुराल आई थी तो अपनी साड़ियों को कई तरह की डिज़ाइन से पहनती थी, अभिनव को खुश करने के लिए। और एक दिन उसने अभिनव को सरप्राइज देने के लिए रात में स्कर्ट और शर्ट पहन ली। अभिनव कितना सरप्राइज हुआ वो तो बरखा को पता नहीं चला, पर अभिनव ने उसके कपड़ों को वाहियात और घटिया करार दे दिया। साथ ही दी एक सख्त हिदायत कि आगे से ऐसा उल जुलूल कुछ भी पहनकर मेरे सामने मत आना। और उसकी फर्क का बरखा को इस कदर फर्क पड़ा कि धीरे धीरे बरखा खुद को अभिनव के पसंद के हिसाब से बदलती रही। इस साड़ी पर ऐसे ब्लाउज क्यों पहना है, इसका गला इतना बड़ा क्यों है, इसकी बाहें इतनी छोटी क्यों हैं, सामने से इतना डीप क्यों है। ऐसी कई सारी बातें थी जब अभिनव बरखा को टोकता था। बरखा जहाँ सोचती कि अभिनव उसकी तारीफ करे, वहीं अभिनव हर वक्त उसके कपड़े, उसकी सोच पर सवाल उठाता रहता। परिणाम ये हुआ कि 40 की उम्र में ही बरखा 60 की बुजुर्ग बन गई थी। अपने शौक तो लगभग वो भूल ही गई थी। हाँ, सिलाई सेंटर में लड़कियों को बखूबी वो अपना हुनर, अपना गुण सिखाती। जहाँ लड़कियां उसकी मुरीद थी, उसके गुणों की कायल थी। महंगे महंगे टेलर भी वैसे डिजाइन नहीं बना पाते थे जैसा बरखा पलक झपकते ही बना देती थी। अपने अतीत और वर्तमान के बारे में सोचती सोचती बरखा की आंखों के कोर गीले होते रहे। इधर अभिनव के मोबाइल की स्क्रीन चमकती रही। बरखा रोती हुई सो गई और अभिनव जी हंसते गुदगुदाते नींद की आगोश में चले गए। सुबह अभिनव जी आरती के साथ उसके स्कूल में गए तो उसके प्रिंसिपल ने आरती की शिकायत अभिनव जी से की कि वह स्कूल में मोबाइल लेकर आती है। आरती के मोबाइल पकड़े जाने पर उसमें लड़कों के साथ उसके ढेर सारे चैट भी थे। आरती पढ़ाई में भी पिछड़ती जा रही थी। यह सब सुनकर अभिनव जी का मन तो हुआ कि वहीं उसे खींचकर दो तमाचे जड़ दे, पर उन्होंने खुद को कंट्रोल किया और प्रिंसिपल से आगे ऐसा कुछ नहीं होने की बात कही। पर पूरे रास्ते वो आरती को सुनाते रहे, उसे जितना डांट सकते थे डांटा, एक दो बुरी बातें भी बोली। घर आए तो बरखा के सिलाई सेंटर की लड़कियां आ चुकी थी। उन सबके सामने बरखा पर भी खूब बरसे और शाम को सबकी खबर लेने की धमकी देते हुए पैर पटकते गुस्से में अपने ऑफिस चले गए। इधर आरती जब घर लौटी तो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। अजीब सी कश्मकश चल रही थी इस परिवार में। अभिनव जी जहां अपनी जिंदगी की रंगीनियों में बिजी थे, बरखा अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से परेशान थी। वहीं आरती अपनी उम्र में विपरीत जेंडर के प्रति आकर्षण की गिरफ्त में थी और सही गलत में भेद नहीं कर पा रही थी और न ही घर में से किसी को अपने दोस्त की तरह बना पा रही थी जिससे कि वह सारी बातें कर सके।
उसकी क्लास में एक लड़का था गोपाल, जो कि बहुत ही बड़े घर का था। गोपाल की चकाचौंध आरती को उसकी ओर आकर्षित करती थी। उस पर क्लास की ज्यादातर लड़कियां फिदा थी, पर वह आरती को पसंद करता था। इस बात से जहां बाकी लड़कियां जल जाती थी, वहीं आरती खुद को अलग कुछ खास समझने लगी थी। कहीं ना कहीं आरती भी खुद को अपनी माँ की तरह नहीं बनाना चाहती थी, पर आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर वह खुद की बहुत बेइज्जती महसूस कर रही थी। प्रिंसिपल के सामने, यहाँ तक कि गोपाल के सामने उसके पिताजी ने उसे बहुत बुरा भला कहा था। आरती अपने अपरिपक्व दिमाग से कई तरह की बातें सोच रही थी, और आखिरकार उसने वही सोचा जो उसकी उम्र में बच्चे अक्सर सोच लेते हैं। उसके दिल में आया कि अब वह गोपाल और पूरे स्कूल को कैसे फेस करेगी। स्कूल में जब उसकी दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगी तब क्या कहेगी, और माँ माँ को क्या बताएगी, और शाम को जब फिर से पापा वापस लौट आएंगे तब जाने उसके साथ क्या बर्ताव करेंगे, तब उन्हें क्या कहेगी। ऐसी शर्म भरी जिंदगी से तो अच्छा है कि जिंदगी को अलविदा कह दिया जाए। और उसने अपने अंतिम सफर की तैयारी शुरू कर दी। इधर बरखा ने सोचा कि एक बार लड़कियां चली जाएं तो आराम से आरती का मनपसंद खाना बनाएंगी, तब तक उसका मूड भी ठीक हो जाएगा, और फिर उसके साथ बैठकर प्यार से उसे सब कुछ समझाएंगी। और इधर ऑफिस में बैठे बैठे अभिनव जी सोच रहे थे, बहुत हो गई परिवार की किचकिच। ऑफिस के बाद आज आराम से कामिनी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा, फिर उसके साथ उसी के घर पर रुक जाऊंगा, उसकी खूबसूरत अदाओं के साथ वाइन पीऊंगा, उसके लिए कोई अच्छा सा उपहार भी ले जाऊंगा। हम दोनों का मूड भी बन जाएगा, और एक दिन के लिए ही सही, इन सब से मुक्ति भी मिलेगी। बरखा ने सोचा था कि लड़कियों को भेजने के बाद वह जाकर आरती से बात करेगी, पर ना जाने क्यों उसके मन में बार बार आ रहा था कि उसे अभी आरती के पास होना चाहिए। कहीं आरती ये ना समझ ले उसकी तकलीफ से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ देर तक इसी कश्मकश में रहने के बाद बरखा ने सिलाई सेंटर में आई हुई लड़कियों से कहा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, आप सब जाओ, कल मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा समय देकर थोड़ी देर और बता दूंगी। सिलाई सेंटर की लड़कियां बरखा की बहुत इज्जत करती थी। वह सब बोली, कोई बात नहीं आंटी, आप आराम कीजिए, हम लोग कल आ जाएंगी। थोड़ी देर पहले अभिनव जी ने जो हंगामा किया था उसको लेकर भी लड़कियों के दिमाग में कई तरह की बातें चल रही थी। उन्हें भी बरखा जी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर उनमें से खुद कईयों के घर का यही हाल था। सिवाय बुरा लगने के आखिरकार वो कर भी क्या सकती थी। कल आने के लिए बोलकर सारी लड़कियां चली गई। लड़कियों के जाने के बाद बरखा आरती का मनपसंद पास्ता बनाने के लिए किचन में आ गई। उसने पास्ता उबलने के लिए डाल दिया और आरती के कमरे की ओर बढ़ चली। इधर आरती जिंदगी और मौत में से मौत को चुनने के बाद उस सफर की तैयारी करने में लगी हुई थी। उसने फैसला तो ले लिया था, पर बार बार उसके कदम ठिठक जा रहे थे, या यूं कह लीजिए कि उसके छोटे से मन की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह खुद से खुद की जान ले। पर अंततः उसने सारे अपमान पर अपनी जिंदगी की कीमत कमा की, और बरखा जी के दुपट्टे को लेकर उसका एक सिरा पंखे से लटकाकर गांठ लगा दिया, और दूसरे सिरे को फंदे की तरह बनाकर और बेड के ऊपर छोटा सा स्टूल रखकर वह उस पर चढ़कर खड़ी हो गई। हम समझ ही कहाँ पाते हैं कि आज टीवी, इंटरनेट, मनोरंजन के जमाने में अच्छी चीजों से ज्यादा बुरी चीजें बच्चों के दिमाग को ज्यादा प्रभावित कर देती हैं। अनजाने में ही हमारे बच्चे वो सब कुछ सीख जाते हैं जो एक माँ बाप अपने बच्चे को कभी नहीं सिखलाना या दिखाना चाहते हैं। खैर, आरती मौत के झूले पर झूलने ही वाली थी कि बरखा ने आकर दरवाजा खटखटा दिया। एक पल को आरती ठिठकी। उसे लगा उसकी माँ भी इन सब में बराबर की दोषी है, इसीलिए उसे अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए। पर बरखा ने जब प्यार से दूसरी बार आरती को आवाज दी तो आरती का अंतर्मन पिघल उठा। माँ का स्नेह उसे मौत के उस भयानक रास्ते पर बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा था। वह स्टूल से नीचे उतरी और जाकर उसने दरवाजा खोल दिया। बरखा बाहर से बोलती हुई आ रही थी, बेटा मैं तेरा मनपसंद पास्ता बना। पर अंदर का दृश्य उन्होंने देखा तो उनका कलेजा छलनी और आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एक नज़र पंखे और दूसरी नज़र आरती पर डाली और बदहवास सी आरती को अपने कलेजे से चिपका लिया। ठीक वैसे ही जैसे जब आरती हुई थी तो उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया था। आरती को गले से लगाकर वह रोने लगी। जितना आरती रो रही थी उससे कहीं ज्यादा बरखा रो रही थी। अंदर ही अंदर बरखा को लग रहा था कि आज अगर पल भर की भी देरी होती तो अपने कलेजे के टुकड़े को खो देती। कहीं ना कहीं बरखा खुद को दोषी समझ रही थी। आखिर उनकी बेटी के नन्हे से मन में कितना बोझ, कितना दुख, कितना अपमान है कि आज उसकी नन्ही सी गुड़िया ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। अब तक तो बरखा जी खुद को अच्छी पत्नी ना बन पाने की दोषी समझती थी, पर आज मन ही मन उनका अंतर्मन उनको धिक्कार रहा था कि क्या वह एक अच्छी माँ भी साबित नहीं हो पाई। बरखा के मन में हर तरह की बातें चल रही थी, और माँ का स्पर्श पाकर मोम की तरह पिघलती आरती को एहसास हो रहा था
कि वह आज कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। मन में वह अपनी माँ को लाखों बार धन्यवाद कर चुकी थी और रोती हुई आरती के अंदर का अपमान, दर्द, गुस्सा बरखा की ममता की छाव में ठंडक में तब्दील होता जा रहा था और वो उनकी स्नेह बारिश में भीगती जा रही थी। आरती कुछ देर के बाद उसकी बाहों के बंधन से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी। वो अपनी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी और बरखा थी कि बार बार कभी उसका माथा चूमती, कभी उसे सीने से चिपका लेती, कभी उसके बालों को सहलाती, कभी प्यार से उसकी पीठ पर थपकी लगाती और फिर उसे सीने से चिपकाकर जोर जोर से रोने लगती। आरती ने उनसे कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। मैं भूल कैसे गई थी कि पापा अगर इतना गुस्सा होते हैं तो तुम हमें प्यार भी तो करती हो। कहकर रोते हुए आरती ने स्कूल की, गोपाल की सारी बातें बरखा को बता दी। बरखा भी अब थोड़ी सहज हो रही थी। अपनी बेटी के हाथों को कसकर पकड़कर वह बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उन्होंने स्टूल को नीचे उतार कर रखा और दुपट्टे को पंखे से खोल दिया। सारी बातें जानने के बाद उसके माथे को सहलाती हुई बरखा ने उसे कई सारी सीख और नसीहत दी। साथ ही वो ज्ञान भी दिया जो ना किसी स्कूल और ना किसी कॉलेज में मिलता है। बरखा ने आरती को समझाते हुए कहा, मुझे तुमसे या तुम्हारी पसंद से कोई एतराज़ नहीं है, पर बेटा तुम अभी इस दौर में नहीं हो, जहाँ तुम सही और गलत की पहचान कर सको। हाँ, अगर वो लड़का गोपाल तुम्हें सचमुच पसंद करता है और तुम्हें लेकर संजीदा है, तो बेटा तुम उसे इंतज़ार करने को कह सकती हो, क्योंकि इस उम्र में तुम ना तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो और ना ही तुम घर गृहस्थी, शादी-ब्याह जैसी बातें समझ सकती हो। तुम्हारी उम्र में मस्ती करने के लिए बच्चे बहुत कुछ करते हैं। इसमें दूसरे के प्रति आकर्षण या प्यार महसूस करना स्वाभाविक सी बात है। बच्चों को यही लगता है कि इस उम्र से अच्छी और कोई उम्र नहीं हो सकती और कभी-कभी इस उम्र में लिए गए गलत फैसले जिंदगी भर के लिए बहुत भारी पड़ जाते हैं। इसीलिए तुम बस उस दिन का इंतजार करो जिस दिन तुम कुछ बन जाओगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को भी शादी के बाद कोई नीचा दिखाए और अगर वह तुमको लेकर सच में सीरियस है तो वह भी तुम्हारा इंतज़ार करेगा। तुम दोनों जब अपने पैरों पर खड़े हो जाना, तब अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना। तब तुम गर्व से सीना तान कर सिर उठाकर कह सकती हो कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। बरखा जितनी बातें करती जा रही थी, एक-एक बात सीख की तरह आरती के ज़हन में घर किए जा रही थी। उसने अपनी माँ का हाथ थाम उनसे वादा किया, आज के बाद जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी, जिससे उसके माँ-बाप को शर्मिंदा होना पड़े। गोपाल से अपने रिश्ते को ख़त्म तो नहीं करेगी, पर उसे समझा ज़रूर देगी कि सही समय पर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेगी। आज की इस घटना के बाद माँ-बेटी का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मज़बूत हो गया था। साथ ही आरती को आज अपनी माँ के रूप में एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई थी। बरखा भी अपनी बेटी की साथी बनकर बहुत खुश थी। तब तक राजन भी स्कूल से आ गया। आते ही भागा-भागा किचन में गया और आकर बोला, वाह! आप दोनों यहाँ बैठकर बातें करो और किचन में पास्ता जल रहा है। यह अच्छा हुआ, आप ज़रूर दीदी के लिए बना रही होंगी, इसीलिए जल गया। अचानक ही बरखा को पास्ता का ध्यान आया। उन्होंने आरती की ओर देखा। आरती ने उनकी ओर और दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। आरती बोली, कोई बात नहीं मम्मी, आप इसकी पसंद के दही बड़े बना दो। दही बड़े अभी तो नहीं बन पाएंगे, पर हाँ, शाम को मैं तुम दोनों के लिए दही बड़े ज़रूर बनाऊंगी। अभी कुछ और बना देती हूँ। कहकर बरखा किचन में आ गई और आरती अपने भाई राजन के साथ बातें करने लगी। इधर शाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे अभिनव जी ने लंच में ही घर पर फ़ोन किया और फ़ोन करते ही बेरुखी से बरखा से कहा, आज मुझे ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ेगा, कल तक लौट आऊँगा। तो तुम सब मेरा इंतज़ार मत करना। फ़ोन काट कर मन ही मन गुदगुदाते हुए अभिनव जी ने सोचा, अब कामिनी के पास जाना है तो कुछ उपहार भी लेकर जाना चाहिए। पर वो तो खुद कुदरत का नायाब तोहफ़ा है, उसे भला क्या उपहार दिया जाए। उसकी तो पसंद भी सबसे अलग है, उसे तो कोई भी चीज़ बहुत ही चुनिंदा और यूनिक पसंद आती है। बहुत सोचते हुए अभिनव जी के कदम एक जोहरी की दुकान पर पड़े और उन्होंने वहां से छांटते छांटते एक खूबसूरत सी सोने की चेन खरीदी। अब जो खुद इतना कीमती हो उसके लिए उपहार भी तो कीमती ही होना चाहिए। यही सोचते हुए उन्होंने सोने की चेन ली थी। पर सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, 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 कुछ और भी लेना चाहिए। फिर उनकी आँखें थोड़ी चमकी जैसे कुछ याद आया हो और उन्होंने अपनी कार एक कपड़े की दुकान के सामने रोक दी। वहाँ से उन्होंने एक डीप नेक और साइड स्लिट वाली लाइट पिंक कलर का एक नाइट गाउन खरीदा। साथ ही 2 शैने ग्रैंड रिज़र्व वाइन की बोतल भी ले ली और एक लाल गुलाब का गुलदस्ता बनवाकर मुस्कुराते हुए उन्होंने कामिनी के घर की तरफ रुख किया। आज की शाम को खूबसूरत बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। कार में बैठते ही अपने सूखे होंठों पर जीभ फिराते हुए उन्होंने कामिनी को फ़ोन लगाया।
कामिनी ने उनका फ़ोन उठाया और अभिनव जी की आवाज़ सुनकर उसने यूं रिएक्ट किया जैसे उन्हीं के फ़ोन का इंतज़ार कर रही हो। अभिनव जी ने कहा, कामिनी चलो ना आज कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, उसके बाद मैं आज की पूरी रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पूरी रात सुनकर पहले तो कामिनी थोड़ी-सी घबरा गई, फिर खुद को संयमित करते हुए बोली, हाँ, हाँ, क्यों नहीं, मैं तो खुद तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ, पर आज लॉन्ग ड्राइव पर रहने दो। ऐसा करो 1 घंटे बाद तुम मेरे घर पर ही आ जाओ, उसके बाद सिर्फ़ तुम, मैं और हमारी तन्हाई। और किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह ठीक 1 घंटे बाद अभिनव जी कामिनी के घर प्रकट हो गए। जैसे ही कामिनी ने दरवाज़ा खोला, अभिनव जी मुस्कुराए और दरवाज़ा खोलते ही लहराती हुई कामिनी अभिनव जी के ऊपर गिर गई। अभिनव जी का तो मानो जीवन ही धन्य हो गया। उसे संभालते हुए अंदर गए तो कामिनी ने पूरी तैयारी कर रखी थी उन्हें मदहोश करने की। पूरा घर खुशबूदार कैंडल से महक रहा था। कामिनी ने उनके लिए कैंडल लाइट डिनर का प्रबंध किया था। अभिनव जी भी कहाँ कम थे। प्यार का नशा सिर चढ़कर जो बोल रहा था, तो सबसे पहले उन्होंने लाल गुलाबों वाला गुलदस्ता कामिनी के आगे बढ़ाया। कामिनी भी हंसते हुए गुलदस्ता थामकर बोली, ओहो अभिनव जी, तुम भी ना मुझे खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अभिनव जी खीसे नहीं पोड़ते और मन में लगी आग को दबाते हुए बोले, ये तो कुछ भी नहीं, ये लो एक और तोहफा। मैं कब से तुम्हें इन कपड़ों में देखने को बेकरार हूँ। तुम इसे पहन लो। अब इन कपड़ों में क्या खराबी है अभिनव जी? कामिनी ने अपने पहने हुए कपड़े की ओर देखते हुए बनावटी गुस्से से कहा। अभिनव जी ने कहा, तुम तो हमेशा ही कयामत ढाती हो कामिनी, पर मैं चाहता हूँ तुम और कातिल दिखो। अभिनव जी की बात सुनकर कामिनी झट से मान गई और उसने अंदर जाकर चेंज कर लिया। गुलाबी रंग के झीने कपड़े से बना डीप नेक और साइड स्लिट वाले गाउन में कामिनी सचमुच कातिलाना कहर ढा रही थी। बल खाते हुए अभिनव जी के पास आकर बोली, अब खुश? अभिनव जी ने कहा, एक कमी है। अब क्या? कहकर उसने आश्चर्यचकित होने का दिखावा किया। अभिनव जी ने धीरे से उसके बालों को हटाया और चेन निकालकर उसे पहनाने लग गए। कामिनी बोली, सोने की चेन लेने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। मेरे पास इतनी सारी चेन है सोने की, तुम्हें तो मैंने बताया था कि मैं पहन भी नहीं पाती हूँ। हाँ, बहुत दिन से मैं एक डायमंड नेकलेस लेने के लिए सोच रही थी। कामिनी मायूसी से बोली, कोई बात नहीं, अगली बार वह भी आ जाएगा। कहते हुए अभिनव जी ने फिल्मी अंदाज में उसके कंधों को चूमना चाहा, तो लहराते हुए कामिनी झटक कर हट गई और बोली, इतनी भी क्या जल्दी है अभिनव जी, अभी तो पूरी रात बाकी है। अभिनव जी तो बस कामिनी के दीवाने हुए जा रहे थे, पर कामिनी इतनी आसानी से उनके हाथ थोड़े ही ना आने वाली थी। उसने अभिनव जी की ओर देखा और जो वाइन की बोतल उन्होंने लाकर टेबल पर रखी थी, उसके 2 जाम बना दिए और इतराती बल खाती हुई सी एक जाम अभिनव जी के हाथों में थमा दिया और दूसरा जाम उसने खुद लिया और आंखों से इशारा करते हुए अभिनव जी को बोली, क्या इरादा है अभिनव जी, जाम से जाम पियोगे? आज की रात हमारी आंखों के जाम पियोगे? अभिनव जी ड्रग्स के लिए तड़पते नशेड़ी की तरह बोले, अभी तो तुम हमें जहर भी पिलाओगी तो हम पी लेंगे। और फिर नजरों से पीने पिलाने का जो दौर चला, तो कामिनी ने बड़ी चालाकी से खुद तो बहुत थोड़ा सा पिया, पर अभिनव जी को नशे में धुत कर दिया। नशे में धुत अभिनव जी जाने क्या-क्या बड़बड़ाते रहे और कामिनी को पाने के लिए तड़पते रहे। कामिनी भी उनके साथ लुका-छुपी खेलती रही। कभी उनके पास आकर कानों में हौले से कुछ कह जाती, कभी उनको गुदगुदी कर देती और जैसे ही अभिनव जी उसको पकड़ने को होते फिर से छुप जाती। बेचारे नशे में धुत डगमगाते लड़खड़ाते अभिनव जी क्या खाक इश्क करते। थोड़ी देर में ही इश्क के खेल में हार कर वहीं लुढ़क गए। सुबह उनकी जब नींद खुली तो सूरज जैसे उनके सिर के अंदर चमक रहा था और तन बदन निढाल पड़ा हुआ था। उन्होंने खुद को कामिनी के बिस्तर में पाया और बगल में उसी पिंक चीनी सी नाइटी में लिपटी हुई कामिनी को भी पाया, जो दीन दुनिया से बेखबर होकर सो रही थी। अभिनव जी ने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, थोड़ा और जोर डाला और जितना जोर लगा सकते थे लगाया। इतना जोर लगाया कि उनके दिमाग की नसें दुखने लगी, पर उनको ना कुछ याद आना था और ना ही कुछ याद आया। फिर उन्होंने असमंजस में आकर कामिनी को देखा। बालों की एक लट उसके चेहरे को चूम रही थी, तो सब कुछ भूलकर धीरे से उन्होंने कामिनी के चेहरे पर खेलती जुल्फों को हौले से हटाकर उसके कानों में लगा दिया। उनके ऐसा करते ही तुरंत अंगड़ाई लेती हुई कामिनी उठ बैठी और बोली, तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? अभिनव जी ने ललचाई नजरों से कामिनी की ओर देखा, मानो पूछ रहे हो कि क्या सचमुच हम दोनों के बीच कुछ हुआ है। कामिनी उनके मन के भाव तुरंत ही भांप गई और हैरान होने का नाटक करती हुई बोली, बाप रे अभिनव जी, मुझे नहीं पता था कि तुम इस खेल में इतने माहिर हो। कहकर शर्माती हुई वहां से उठकर बाथरूम की ओर चली गई। थोड़ी देर में फ्रेश होकर वहां से निकली और किचन में जाकर 2 कप चाय बना लाई। अब तक बेचारे अभिनव जी भी उठकर कपड़े पहन चुके थे। चाय पीते हुए बोले, काफी लेट हो गया हूँ, अब घर जाता हूँ, फिर ऑफिस भी जाना होगा। जब अभिनव जी जाने के हुए तो
तो कामिनी ने उनके हाथों को पकड़ लिया और बोली, दोबारा मेरी रात को यादगार बनाने कब आ रहे हो? और अभिनव जी किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह सिर झुकाए झुकाए ही बोले, जल्दी ही मिलता हूँ। अपनी ही सोच में डूबे गुमसुम से चुपचाप से अभिनव जी घर पहुंचे। उनकी स्थिति देखते हुए बरखा को लगा शायद ऑफिस के काम की वजह से वो परेशान है। बरखा ने उनसे ज़्यादा सवाल ना करते हुए उन्हें चाय नाश्ता कराया और उसके बाद बोली, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दीजिए ना, आज ऑफिस मत जाइए। और अभिनव जी ने बरखा को यूं देखा जैसे ऑफिस नहीं जाकर भी दिन भर घर पर क्या करूंगा। फिर कुछ सोचकर बोले, नहीं नहीं, कुछ ज़रूरी मीटिंग है ऑफिस में, बाहर से कुछ लोग आए हैं, शाम को मिलता हूँ। कहकर ऑफिस के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद बरखा के सिलाई सेंटर की लड़कियां भी आ गई। उनमें से एक लड़की डिम्पल की शादी होने वाली थी। डिम्पल जो कि शादी का कार्ड कल ही लेकर आई थी, पर अभिनव जी ने जो हंगामा किया था उसकी वजह से देने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। वो बोली, आंटी मेरी शादी तय हो गई है और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरी शादी का लहंगा प्लीज़ 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 आप ही डिज़ाइन कर दीजिएगा और उसे सिल भी दीजिएगा। मैं अपनी शादी में बहुत खूबसूरत लगना चाहती हूँ। डिम्पल की बात सुनकर बरखा जी मुस्कुराई और बोली, ये तो हर लड़की की तमन्ना होता है कि अपनी शादी में वो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगे। मैं जो जो सामान लिख कर दे रही हूँ तुम वो सब ले आना, मैं तुम्हारी शादी का लहंगा बना दूंगी। तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लगोगी। और हाँ आंटी, आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ मेरी शादी में भी आना होगा। मैंने घर पर मम्मी पापा को बताया है आपके बारे में कि आप कितने सुंदर डिज़ाइन बनाती हैं। मम्मी भी आपसे मिलने के लिए बेचैन है। उन्होंने कहा है शादी की सभी साड़ियों के ब्लाउज आप ही बनाएंगी। हाँ बाबा, मैं बना दूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी आने के लिए। कहकर बरखा मुस्कुराई। कुछ दिन यूं ही गुजरे। अभिनव जी की तरफ से भले ही कुछ नहीं बदला था, पर घर में माँ और दोनों बच्चों के बीच में बहुत कुछ बदल गया था। अब आरती अपनी छोटी छोटी बातें भी बरखा जी को बताने लगी थी और उसकी देखा देखी राजन भी। बीच बीच में वह बरखा की टीचर और माँ भी बन जाती थी। ऐसे ही एक दिन उसने बैठे बैठे बरखा से कहा, मम्मी आप इतने अच्छे ड्रेस डिज़ाइन करती हो, इतने अच्छे कपड़े सिलती हो, तो थोड़ा सा ध्यान खुद पर क्यों नहीं देती? मैं आज ही ऑनलाइन योगा मैट ऑर्डर कर देती हूँ। अब सुबह सुबह आप टहलने जाने से तो रही, तो मैं चाहती हूँ कि आप घर पर ही थोड़ा सा समय खुद को दो और योगा वगैरह किया करो। योगा और मैं? बरखा ने चौंक कर कहा, हाँ तो इसमें क्या खराबी है, आप क्यों नहीं कर सकती? राजन भी तपाक से बोला। बरखा ने कहा, अरे नाना मुझसे नहीं होगा, तेरे पापा देखेंगे तो गुस्सा करने लगेंगे। मम्मी आप कोई चोरी थोड़ी कर रही हो कि पापा गुस्सा करेंगे। अच्छा एक और आइडिया है, आप ऐसा करो, मॉर्निंग में पापा सोते रहते हैं, उस टाइम आप उठकर टहलने के लिए जाया करो। कभी देखा है आपने खुद को मम्मी? थोड़ा सा तो आपको भी अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आखिर में जिद करते करते आरती ने बरखा को मॉर्निंग वॉक के लिए मना ही लिया। अब अभिनव जी के उठने के पहले बरखा पार्क में टहलने जाती और थोड़ा सा कसरत वगैरह करके वहां से आ जाती। उसे भी अपने अंदर यह बदलाव काफी अच्छा लग रहा था। वह खुद को बहुत ही फ्रेश और एनर्जी से भरा हुआ महसूस करने लगी थी। इधर अभिनव जी जो कि कामिनी नाम के फूल का रस पीने के चक्कर में खुद ही सूखकर कांटा बन बैठे थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि उस दिन क्या हुआ था। पर अभी भी उनके सिर से कामिनी का भूत उतरने के बदले और चढ़ा जा रहा था। अब उन्होंने सोचा कामिनी से यहाँ मिलने से अच्छा है उसके साथ 2-4 दिनों के लिए कहीं बाहर हो जाता हूँ। सारा समय उसके साथ में बिताऊंगा और जी भरकर भंवरे की तरह उसका रस पीऊंगा। इस ख्याल के आते ही उनका दिमाग फटाफट चलने लगा। 3 महीने पहले उनके ऑफिस से कुछ स्टाफ मसूरी घूमने गए थे, जिनमें अभिनव जी को भी जाना था, पर किसी कारणवश वो जा नहीं पाए थे। अब अभिनव जी ने सोचा यह अच्छा रहेगा, घर में ऑफिस की बात करके 3-4 दिनों के लिए मसूरी निकल जाता हूँ। फिर उन्होंने सोचा टिकट बुक करवा लेता हूँ, फिर कामिनी को अचानक से सरप्राइज कर दूंगा। पर उनके दिमाग ने कहा, नहीं, अगर कामिनी गुस्सा हो गई तो वह जाएगी भी नहीं। पहले उससे पूछ तो ले अभिनव। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, अभिनव जी मन ही मन बड़बड़ाए। उन्होंने कामिनी को फ़ोन किया, पर कामिनी ने बड़े ही बेरुखी से उनसे बात की। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा कामिनी को फ़ोन लगाया तो दूसरी बार भी उसने उनके साथ उदासी में डूबी आवाज़ में ही बात की और फ़ोन रख दिया। फिर अगले 2 दिनों तक कामिनी ने उनका फ़ोन ही रिसीव नहीं किया। दिल के हाथों मजबूर बेचारे अभिनव जी आखिरकार उसके घर पर मिलने पहुंच गए। कामिनी ने दरवाज़ा खोला और बोली, अरे तुम यहाँ क्यों आ गए अभिनव जी? मुझसे कहा होता तो मैं तुमसे मिलने आ जाती। क्या हुआ है कामिनी? पिछले 2 दिनों से ना ही तो मुझसे बात कर रही हो और ना ही मेरे फ़ोन का जवाब दे रही हो। सब ठीक तो है ना? कामिनी ने अपनी नशीली आंखों में आंसू भरकर कहा। अब क्या कहूँ तुमसे कि क्या ठीक है और क्या नहीं। पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ, या यूं कहो जब से तुम आकर मिलकर गए हो तब से ही परेशान हूँ। मकान मालिक ने घर खाली करने का नोटिस पकड़ा दिया है। मकान मालिक? पर यह घर तो तुम्हारा है ना? अभिनव जी ने हैरानी से कहा।
नहीं अभिनव, तुम तो जानते हो मैं कोई बड़ी सरकारी नौकरी नहीं करती। मैं आज़ाद ख़्याल वाली लड़की हूँ, आज़ाद रहना चाहती हूँ। इसलिए माँ-बाप से दूर इस शहर में आ गई। पढ़ाई करती थी तब तक तो ठीक था, वे लोग मुझे पैसे भी भेज देते थे। पर अब उन्होंने कुछ सालों में से मुझे पैसे देना भी बंद कर दिया है। मैं कुछ छोटा-मोटा जॉब करके अपना गुज़ारा चला लेती थी। इसके बाद तुम आए ज़िंदगी में, अब तुम्हें अपना दुखड़ा सुनाकर परेशान तो नहीं कर सकती ना। तुम खुद बाल-बच्चे वाले हो, मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहती, ज़िंदगी यूँ ही गुज़र रही थी। तुम्हारे साथ हँसी-खुशी, पर उस दिन तुम घर आए तो मकान मालिक ने देख लिया था। उन्होंने घर खाली करने का नोटिस दे दिया है। तुम तो जानते हो अकेली औरत का क्या हाल होता है। लोग उन्हें किस नज़र से देखते हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? कामिनी की बातों को सुनकर अभिनव जी मक्खन की तरह पिघल गए और बोले, इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताती तुम्हें अभिनव? चाहती तो हूँ कि 3 बीएचके ना सही तो 2 बीएचके का अपना एक फ्लैट ले लूँ, जहाँ मैं तुम्हारे साथ आराम से रहूँ। तुम्हारी जब मर्ज़ी हो तुम आओ, जब मर्ज़ी हो जाओ, कोई रोक-टोक करने वाला, बोलने वाला नहीं हो। पर अब फ्लैट कोई 10-20 रुपए में तो आएगा नहीं कि मैं ले लूँ या तुम्हें ही कह दूँ कि लेकर दे दो। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं अभी कि मैं खुद से ले सकूँ। मुझे बोलने में बहुत दुःख हो रहा है, मेरा कलेजा छलनी हो रहा है, पर अभी ना मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को अभी यहीं पर विराम देना पड़ेगा। मैं पहले कुछ पैसे कमा लूँ, कुछ बन जाऊँ, कम से कम अपने सिर पर एक तो छत खड़ी कर लूँ। उसके बाद मैं कुछ सोचूँगी। अब तुम भी मेरे लिए परेशान मत हो और अपने घर परिवार पर ध्यान दो। कहकर कामिनी फपक पड़ी। कामिनी ने सब कुछ बड़ी सहजता से कह दिया था, पर अभिनव जी असहज हो गए थे। से मैं सब कुछ जल्दी ही ठीक कर दूंगा कहकर निकल तो गए, पर घर आए तो उन्हें रात में नींद ही नहीं आई। रात भर कामिनी के बारे में ही सोचते रहे कि आखिर उस बेचारी की क्या गलती है कि उसने अपने से बड़ी उम्र के आदमी से प्यार किया है, या ये कि वो समाज में आज़ाद रहना चाहती है। सोचते सोचते आखिरकार रात के 3 बजे अभिनव जी ने एक फैसला लिया। क्यों ना कामिनी के नाम पर एक फ्लैट ले लिया जाए और उसे दे दिया जाए। वैसे भी पैसों की मुझे कोई कमी तो है नहीं, और आगे भी कमा ही लूंगा, तो इससे उसकी मदद हो जाएगी और वह हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी में आ भी जाएगी। जब उसका फ्लैट होगा, यानी कि हमारा खुद का फ्लैट होगा, तो जब मर्जी वहां आज़ादी से आ जा सकूंगा और किसी तरह का कोई डर भी नहीं रहेगा। सोचते ही अभिनव जी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। आज ही कुछ करता हूँ सोचकर अभिनव जी ने चादर खींची और तान कर सो गए। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद नाश्ते की टेबल पर बैठी बरखा ने अभिनव जी से कहा, सुनिए मेरे भाई की बेटी का बर्थडे है, इस बार सोच रही थी उसके लिए कुछ अच्छा सा तोहफा लेकर जाऊं। वैसे भी भाभी को हमेशा शिकायत ही रहती है हमसे कि हम कुछ अच्छा या महंगा उपहार नहीं देते। तो अगर आप कहें तो उसके लिए एक छोटी सी सोने की चेन या फिर एक छोटी सी अंगूठी बनवा लेती। बरखा की बात सुनते ही अभिनव जी ने मुंह ऐसा खोला जैसे बरखा ने सोने की चेन या अंगूठी के बारे में बात नहीं की हो, बल्कि उनसे कोहिनूर मांग लिया हो। वो गरजते हुए बोले, समझ भी आता है तुम्हें सब कुछ कितना महंगा हो गया है। तुम खुद ही सोने के रेट पूछ लो या किसी से पता करवा लो। और मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि छोटी सी 12 साल की बच्ची को देने के लिए चेन की क्या जरूरत है। कोई भी कलर बॉक्स या टेडी बियर या कोई और गिफ्ट या कपड़े दे दो। जी अभी तक तो वही देती आई हूँ, पर इस बार कुछ अच्छा सोचा इसलिए आपसे पूछ रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है इतना महंगा कुछ देने की, मैं मर जाता हूँ पैसे कमाने में और तुम लोग दोनों हाथों से लुटाते रहो। यहाँ कोई पैसों का पेड़ लगा है या किसी राजा का खजाना गड़ा हुआ है कि जब देखो जिसे देखो पैसा पैसा पैसा। वैसे कब है उसका बर्थडे? अभिनव जी ने कुछ सोचकर पूछा। कल है, बरखा ने दुखी मन से कहा। हाँ तो ठीक है, तुम बच्चों को लेकर चली जाना, मैं नहीं आ पाऊंगा। और हाँ, दराज में 5,000 रुपये पड़े हुए हैं, उन्हीं से उसके लिए कपड़े और कोई छोटा मोटा गिफ्ट ले आना। ठीक है कहकर अभिनव जी के चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश करती बरखा भी शांत हो गई। बरखा को दुनिया जहान की बातें सुना और पैसों का महत्व बताकर अभिनव जी ऑफिस के लिए निकल पड़े। बरखा ने भी बिना कुछ कहे केवल ठीक है कहकर उनको जाने दिया और उनके जाने के बाद अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर बैठ गई। अनायास ही उसकी आंखों में आंसू बह निकले, पर वह सोच नहीं पा रही थी कि वह रो क्यों रही है। अभिनव के पैसों के लिए मना करने की वजह से या खुद के प्रति उनकी बेरुखी की वजह से। हालांकि बरखा शादी के बाद से लेकर अब तक बहुत कुछ संभाल कर चल रही थी। एक घर परिवार को लेकर चलने वाली आदर्श औरत की जो स्थिति होती है, उसे खांचे में वह पूरी तरह फिट बैठती थी, क्योंकि उसने बचपन में अपनी माँ को भी ऐसा ही देखा था। पर कभी-कभी वह भी अभिनव से प्यार की उम्मीद करती थी जो उसे कभी नहीं मिला। आज उनकी बेरुखी और पैसों वाली बात ने उसे बचपन के उन दिनों की याद दिला दी, जब 3 बहनें होने की वजह से अक्सर ही उनके खर्चों में कटौती की जाती थी और उसके पिता पैसों की बात, 3 बेटियों की बात उसकी माँ को इस तरह समझाते थे जैसे अकेले 3 बेटियों को पैदा करने का गुनाह उसकी माँ ने किया हो और उसके पिता की उसमें कोई भूमिका ना हो। सोचती हुई बरखा चुपचाप वहां से उठी और जाकर उसने दराज खोला। दराज में 5,000 पड़े हुए थे।
वह पैसे उसे मुंह चिढ़ाते हुए से लग रहे थे। बरखा ने उन रुपयों को नजरअंदाज कर दिया, मानो उसने उन्हें देखा ही ना हो। इसके बाद उसने अपनी साड़ियों की पेटी खोली और उसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उस बॉक्स को बड़े ही जतन के साथ खोला। उसके अंदर कुछ रुपये पड़े हुए थे, जो बरखा की अब तक की कुल जमा पूंजी थी, जिन्हें उसने बहुत संभाल कर रखा था। हालांकि अभिनव जी बरखा के काम को जितना निम्न दर्जे का समझते थे, उसकी आय को भी उतना ही निम्न कोटि का समझते थे और उनकी हाई फाई सैलरी के आगे बरखा की इस तुच्छ कमाई का कोई महत्व नहीं था। उन्होंने ना ही कभी बरखा से इन पैसों को मांगा था और ना ही बरखा को कभी खर्च करने की जरूरत पड़ी थी। पर आज बरखा ने उन पैसों में से कुछ पैसे निकाले और गिनकर मन में एक हिसाब बैठाकर उसे अलग रख दिया। इधर 2-3 दिनों से गोपाल स्कूल में आरती से बात करने, घुलने-मिलने की ज़्यादा कोशिश कर रहा था। हालाँकि आरती ने उस फ़ोन वाली घटना के बाद ही गोपाल को साफ-साफ कह दिया था कि वह बस एक क्लासमेट और दोस्त हैं और वक़्त आने पर जब दोनों अपने-अपने पैरों पर खड़े हो जाएँगे, तब आरती इस रिश्ते में आगे बढ़ेगी। गोपाल कहाँ मानने वाला था। कुछ दिनों तक तो वह शांत रहा, पर फिर वह आरती को हर तरह से बरगलाने की कोशिश करने लगा। स्कूल में लंच हो चुका था और सारे बच्चे लंच कर रहे थे। तब गोपाल आरती के पास आया और उसने आरती से कहा कि उसकी बेरुखी की वजह से वह ठीक से नहीं रह पा रहा है। उसने आरती को मनाया और कहा, अगर तुम हमारे रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, कर देना। पर कम से कम आज मेरी बात रखते हुए तुम मेरे साथ कहीं घूमने तो चल ही सकती हो। और उसने 2-3 जगहों के नाम आरती को बताए। पर आरती अब अपने भविष्य और उससे संबंधित फैसलों को लेकर बहुत क्लियर थी। जब से उसने बरखा को सारी बातें बताना शुरू किया था, वह अपने आप को बहुत ही हल्का और फ्री महसूस करती थी। उसने कहा, नहीं, आज मुझे मम्मी के साथ शॉपिंग पर जाना है। मेरे मामा की बेटी का बर्थडे है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। और सच पूछो तो आज क्या, कभी भी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तो ज़्यादा अच्छा होगा गोपाल, तुम भी अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। और हाँ, अगर तुम इस रिश्ते से निकलकर किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी तुम फ्री हो। मेरे लिए तुम हमेशा अच्छे दोस्त रहोगे। कहकर आरती अपना लंच खत्म कर हाथ धोने के लिए चली गई और गोपाल मन महसूस कर रह गया। स्कूल से घर लौटी तो दोपहर का खाना खाने के बाद आरती, राजन और बरखा पार्टी के बारे में डिस्कस करने लगे। आरती ने जिद करके बरखा को मना लिया कि पार्टी में वो आरती के पसंद के कपड़े पहनेंगी। इसके बाद सब शॉपिंग करने निकल पड़े। बरखा ने अपने बचाए हुए पैसों से अपने भाई की बेटी के लिए चेन खरीदी और कुछ कपड़े वगैरह भी उसकी पसंद के खरीद लिए। आरती ने जिद करके बरखा के लिए ट्रैक सूट भी खरीद लिया और एक पिंक और ब्लू कलर की प्लाजो सूट भी। बरखा इन सब में बड़ा असहज महसूस कर रही थी। आज सालों बाद उन्होंने अपने लिए कुछ पसंद किया था, वो भी आरती की जिद की वजह से। सूट तो ठीक था, पर ट्रैक सूट उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो उसे पहनेंगी कैसे और अभिनव जी का रिएक्शन क्या होगा उन्हें ट्रैक सूट में देखकर। इसलिए वो आरती को मना कर रही थी, पर आरती ने उन्हें समझाया कि सूट या साड़ी में आप अच्छे से दौड़ भाग एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगी और ट्रैक सूट में आप बहुत अच्छे से दौड़ सकती हो, कसरत भी कर सकती हो और इसे पहनने में कोई बुराई नहीं है। मेरे स्कूल की फ्रेंड की मम्मी लोग भी तो पहनती हैं। राजन ने भी आरती की बातों का समर्थन किया और मजबूरी में बरखा को ट्रैक सूट भी लेना पड़ा। अगले दिन बरखा जब ट्रैक सूट को पहनकर पार्क में टहलने गई तो वह खुद से ही बड़ा असहज महसूस कर रही थी। कभी वह ट्रैक सूट के ऊपरी हिस्से को खींचकर नीचे करती तो कभी दौड़ते वक्त खुद को ही पीछे मुड़कर देखने लग जाती। तभी उसका ध्यान एक लड़के पर गया। बरखा ने नोटिस किया कि इधर जब से वह पार्क में आने लगी है, ये लड़का बराबर उस पर नजर रखता है। यूं तो दिखने में वो बरखा से काफी छोटा दिखता था, पर वह अक्सर बैठकर बरखा को देखता रहता था। बरखा ने सोचा, आज पूछ ही लेती हूँ कि क्या कारण है, और वो उसकी तरफ बढ़ चली। बरखा को अपनी तरफ आता देखकर वह थोड़ा सा हड़बड़ा गया, फिर शांत होकर मुस्कुराते हुए खुद भी बरखा की तरफ उसने अपने कदम बढ़ा दिए। पास आते ही बरखा ने उससे पूछा, क्या बात है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम मुझे घूरते रहते हो। उसने कहा, शुक्र है आपकी नज़र तो पड़ी मुझ पर, वरना मुझे तो लगा था मुझ में कोई खास बात ही नहीं है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। बरखा ने कहा, मतलब ये है कि कहने को तो आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, शायद मुझे यह बात आपको नहीं कहनी चाहिए, पर सच कहूँ तो जब से मैंने आपको देखा है तब से आपको देखे बिना रह नहीं पाता। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। उसने बिना किसी लाग लपेट के कहा। अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्या नज़र आ गया तुम्हें मुझ में, जो तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। बरखा ने कहा, अब मोहब्बत का क्या है, ये तो हो ही जाती है। ये ना तो उम्र देखती है, ना रूप रंग देखती है, ना ही स्टेटस देखती है। बस दिल को जो अच्छा लगता है उससे यह मोहब्बत हो जाती है। उस लड़के ने कहा। तभी बरखा का फ़ोन बजने लगा। आरती का फ़ोन था। बरखा ने फ़ोन उठाया तो आरती ने कहा,
मम्मी पापा उठ गए हैं और आपको ढूंढ रहे हैं, आप जल्दी घर आ जाओ। बरखा का मन तो था कि उस लड़के को कुछ कहे, पर अभिनव जी के जागने की बात सुनकर जल्दी जल्दी घर पहुंची। घर में जैसे ही घुसी, एक बार तो अभिनव जी ने उसे सिर से लेकर पैर तक देखा, और एक बार नहीं 4 बार देखा। पर उन्होंने कहा कुछ नहीं। अभिनव जी ने तो कुछ नहीं कहा, पर बरखा खुद से थोड़ा शर्माई और थोड़ा घबराहट में वह अंदर जाने लगी और जाते जाते बोली, मैं थोड़ा सा बाहर टहलने चली गई थी। अभिनव जी ने बरखा की बातों को सुना जरूर, पर कुछ नहीं कहा। बस इतना ही बोले कि वो बैंक के कुछ पेपर नहीं मिल रहे थे, इसलिए तुम्हें फ़ोन किया था। फिर बरखा ने ढूंढ कर बैंक की फाइल जिसमें पेपर थे अभिनव जी को दे दी, और जल्दी से ट्रैक सूट चेंज करके नाइटी पहन ली। अभिनव जी काफ़ी देर फाइलों में ही खोए रहे। बच्चों के स्कूल जाने के बाद वो भी नाश्ता करके निकलने लगे, पर जाने से पहले उन्होंने एक भरपूर नज़र बरखा पर डाली। शाम में बच्चे और बरखा अपने भाई के यहाँ चले गए। पहली बार बरखा ने देखा, उसे देखकर उसकी दोनों बहनें भी हैरान थी, और उसकी भाभी भी। बरखा ने हल्के पिंक कलर की प्लाजो सूट पहना हुआ था, और उसके साथ ही उस पर गहरे नीले रंग का दुपट्टा लिया हुआ था। आरती की जिद पर आज पता नहीं कितने सालों बाद बरखा ने अपने बालों को खुला रखा था। इतना ही नहीं, आरती ने बरखा का हल्का मेकअप भी कर दिया था। बरखा को देखते ही उसकी बड़ी बहन बोली, क्या बात है बरखा, तुम तो काफ़ी टिप टॉप नज़र आ रही हो। तुरंत ही उसकी दूसरी बहन बोली, हाँ भाई, तुम तो पहले से काफ़ी स्लिम और सुंदर भी हो गई हो। बरखा मन ही मन हंसी। हफ्ते भर में ही मैं पतली और सुंदर भी हो गई। ये लोग बिना कुछ भी बोलती हैं, पर सच तो ये था कि बरखा को अच्छा लग रहा था। घर हंसी मजाक कर दौर काफ़ी देर तक चलता रहा। सबने मिलकर केक काटा। केक काटने के बाद बरखा ने अपना उपहार, यानी कि जो सोने की चेन वो लेकर आई थी, अपनी भतीजी को पहना दी। बरखा का उपहार देख उसकी बाकी बहनों के मुंह जहां खुले के खुले रह गए, वहीं उसकी भाभी बरखा की आवभगत में जुट गई। मन ही मन आज बरखा ने महसूस किया, पैसे के आगे किसी के स्वभाव, उसके गुणों की कोई कदर नहीं है। आज के ज़माने में लोग पैसे से ही इज्जत देते हैं और इज्जत लेते भी हैं। कई बार ऐसा हुआ था जब बरखा ने अपने हाथों से अपनी भतीजी के लिए सुंदर सी ड्रेसेस बनाई थी, तब उसकी भाभी मुंह बिचकाकर रह जाती थी। पर आज तो वो बहुत खुश थी, और उसने रात में सबको वहीं रोक लिया। इधर अभिनव जी ने कामिनी को फ़ोन किया और उसे बताया कि आज वह बिल्कुल फ्री हैं, अगर कामिनी उनके साथ कुछ समय बिताना चाहे तो। पर कामिनी ने अभिनव जी को ज़रा भी भाव नहीं दिया और बोली कि वह खुद ही अपने घर को लेकर बहुत परेशान है। फिर अभिनव जी ने कामिनी को मसूरी की बात बताई, तो कामिनी ने कहा, अगले महीने मेरा जन्मदिन है, अगर तुम चाहो तो हम उस समय मसूरी चल सकते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और कुछ समय साथ में बिता भी लेंगे। पर आई होप कि तब तक मेरे घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हो जाएगी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, अभिनव जी बोले। हाँ अभिनव जी, एक तुम ही तो हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, कहकर कामिनी ने फ़ोन रख दिया। अब कामिनी के पास तो अभिनव जी को जाना नहीं था, और बरखा को वो बच्चों के साथ भेज चुके थे, तो बेचारे खुद ही थके हारे घर लौट आए। आज पहली बार अभिनव जी को घर में अकेलेपन का एहसास हो रहा था, और बार बार उनका ध्यान सुबह ट्रैक सूट पहनी बरखा पर चला जा रहा था। पर उन्होंने कामिनी पर अपना ध्यान लगाया और उसके ख्यालों में डूब गए। अगले दिन बरखा अपने बच्चों के साथ मायके से लौट आई। इतने दिनों बाद उसे मायके जाकर इतना अच्छा लग रहा था। कहीं न कहीं उसकी वजह उसकी आवभगत और उसकी भाभी के द्वारा दी गई उसकी खातिरदारी भी थी। हर इंसान का मन होता है कि सब उसे प्यार दें, मान-सम्मान दें, और जब उसे वो प्यार, वो इज़्ज़त मिलती है, तो उसका मन प्रफुल्लित और हद आनंदित हो जाता है। पर अगर किसी रिश्ते में सब कुछ करने के बाद भी मान-सम्मान और प्यार ना मिले, तो मन का दुखी होना स्वाभाविक है। बरखा और अभिनव के रिश्ते में भी यही हो रहा था, पर फिलहाल बरखा बहुत खुश थी। बरखा को खुश देखकर बच्चे भी बहुत खुश थे। अगले 4-5 दिन सुबह टहलने जाने के लिए बरखा को किसी प्रेशर की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अब उसका दिल इसमें खुद लगने लगा था। वह समझ रही थी कि घर परिवार, रिश्ते नाते संभालने के साथ-साथ खुद को संभालना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक संतुष्ट इंसान ही दूसरे इंसान को संतुष्ट कर सकता है। इसलिए बरखा खुद ही सुबह उठकर और ट्रैक सूट पहनकर पहुंच जाती, पार्क में दौड़ लगाती, कसरत करती, पर बार बार उनका ध्यान उस लड़की की तरफ चला जाता था जिसने उसे उस दिन प्रपोज किया था, क्योंकि इधर एक हफ्ते से बरखा ने उसे देखा नहीं था। पर पूरे एक हफ्ते बाद वो उन्हें वापस से दिखा। वो पार्क की बेंच पर बैठा हुआ था। बरखा को देखकर उसने बड़ी सी स्माइल दी और उनके पास चला आया। बरखा भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। बरखा के पास आते ही उसने बरखा को एक गहरी नज़र से देखा और बोला, देखा आपने, एक हफ्ते तक मैं आपके सामने नहीं आया तो आप भी आखिरकार मेरे लिए बेकरार हो ही गई। अच्छा, तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारे लिए बेकरार हूँ? बरखा ने चेहरे पर हैरानी के भाव लेकर कहा, आपके चेहरे पर मेरे लिए बेचैनी साफ दिखती है।
मैं जानता हूँ कि यह आग दोनों तरफ लगी है, आपको भी मुझसे प्यार हो गया है और हो भी क्यों ना। आखिरकार आप भी अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आज़ाद हैं, आपका भी हक बनता है अपनी लाइफ में खुश रहने का। तो तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ? बरखा बोली, दिखता है आपके चेहरे पर कि आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं। तो क्या हर्ज है अगर आप अपने से कम उम्र के लड़के से ही प्यार कर लें? हम दोनों साथ मिलकर बहुत सुंदर पल गुजार सकते हैं और एक दूसरे का सुख दुख बांट सकते हैं। अच्छा, तो तुम मेरे साथ सुख दुख बांटना चाहते हो? बरखा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको ज़माने भर की खुशियाँ देना चाहता हूँ, उस लड़के ने कहा। ठीक है, भर देना मेरी झोली खुशियों से, पर पहले ये बताओ तुम अभी किस क्लास में पढ़ते हो? बरखा ने पूछा। जी मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ, वो लड़का तनकर बोला। अच्छा एक काम करो, ज़रा अपनी मम्मी का नंबर दो। क्यों? मम्मी का नंबर क्यों चाहिए आपको? वह लड़का हैरानी से बोला। अरे अब उनको बताना तो पड़ेगा ना कि आपके बेटे ने बहू ढूंढ ली है, बरखा ने हंसकर कहा। बहू? पर मैंने कब कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ? तो बिना शादी किए ही तुम मेरा सुख दुख दोनों बांट लोगे? बरखा बोली। प्यार करने का मतलब शादी ही तो नहीं होता ना, ज़रूरी तो नहीं कि यार प्यार की मंजिल शादी हो। हम दोस्त की तरह साथ रह सकते हैं, उस लड़के ने बरखा को समझाते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर बरखा जोर जोर से हंस पड़ी और हंसते हुए बोली, बेटा तुमसे 6 या 7 साल छोटी मेरी बेटी होगी, अभी तो तुम अंडे से निकलकर ज़मीन पर आए हो और अभी से प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए। अरे हो क्या गया है तुम बच्चों को, जिसे देखो वो प्यार में पड़ा हुआ है। कर क्या रहे हैं तुम्हारी जनरेशन के बच्चे, जिसे देखें उसे या तो अपने से बड़ी उम्र की आदमी से प्यार हो जा रहा है या तो अपने से छोटी उम्र की औरत से प्यार हो जाता है। प्यार का मतलब समझते ही क्या हो बेटा? बरखा की बात सुनकर वो लड़का बुरी तरह से हड़बड़ा गया और बोला, मुझे सचमुच में आप अच्छी लगती हैं। बरखा ने कहा, अच्छा लगने में कोई बुराई नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत लोग अच्छे लगते हैं, अपने टीचर, अपने रिश्तेदार, कोई एक्टर, प्लेयर। तो इसका मतलब क्या कि उन सबके साथ प्यार हो गया है? तुम्हारी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, बेवजह की चीज़ों में पढ़ने की नहीं। अरे पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, कुछ करोगे तो सोचो तुम्हारे माँ बाप को कितना अच्छा लगेगा। पर ये जो तुम कर रहे हो ना, जिसे पूरी दुनिया से छुपाकर, अपने माँ बाप से छुपाकर, और उसे तुम प्यार का नाम दे रहे हो, तो आज तो मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ। पर अगर आज के बाद तुम मुझे यहाँ दिखाई दिए तो मुझे समझाने के दूसरे तरीके भी आते हैं। कहकर बरखा वहां से निकल गई। जाते जाते पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का बेंच पर अपना सिर नीचा किए हुए बैठा था। आज घर आकर भी बरखा को उसी लड़के का सोचकर हंसी आ रही थी। प्यार ना हुआ बुखार हो गया, जो कभी भी हो जाता है लोगों को। बरखा दोपहर में खाना बना रही थी और गुनगुना रही थी। उसको गुनगुनाते देखकर आरती ने पूछा, क्या बात है मम्मी, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। आरती की बात सुनकर बरखा जी ने उसे आज सुबह वाली सारी बात बता दी। बरखा की बात सुनकर आरती ने बड़ा सा मुंह खोलकर कहा, ओ माय गॉड, अभी तो आपने अपने पर ध्यान देना शुरू किया है और अभी से लोग आप पर लाइन मारने लगे। सोचो आप थोड़ा और फिट हो जाओगी तो क्या कयामत ढाओगी। अच्छा कयामत की बच्ची, दिखाऊं मैं तुझे कयामत के जलवे? बरखा ने कहा। सच में मम्मी आप खुश रहा करो, जब आप खुश रहती हो तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। बरखा और उसका परिवार हंसी खुशी चल रहा था और इधर अभिनव जी कामिनी के लिए फ्लैट की चिंता में दिन रात एक किए हुए थे। आखिरकार बैंक की सारी एफडी, आरडी और बचत के पैसों को मिलाकर उन्होंने कामिनी के लिए 2 BHK के एक फ्लैट का इंतजाम कर ही दिया। अब वो इंतजार कर रहे थे उसके बर्थडे का। उस दिन उन्होंने उसे सरप्राइज में फ्लैट के पेपर देने का सोचा था। साथ ही डायमंड सेट तो नहीं, पर एक डायमंड की रिंग का इंतजाम उन्होंने कर लिया था। और उसके बर्थडे को और स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने मसूरी की टिकट भी बुक करवा दी थी। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब अभिनव जी घर से मसूरी के लिए निकले। दोनों अलग अलग मसूरी जाने वाले थे ताकि किसी को कुछ पता ना चले। अभिनव जी कामिनी से पहले मसूरी पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर उन्होंने होटल में रूम बुक करवाया और बर्थडे मनाने की सारी तैयारियां की। जब वे होटल के कमरे में पहुंचे तो खुद कमरे की बालकनी से खड़े होकर बाहर के दृश्य को देखने लगे और उनका मन व्याकुल हो उठा। लगभग चिल्लाते हुए उन्होंने कहा, ओ कामनी, कहाँ हो तुम? जल्दी क्यों नहीं पहुंच रही हो? मेरी नजर अकेले इन सुंदर नज़ारों का बोझ नहीं उठा सकती। मेरा मन तुम्हारे लिए व्याकुल हुआ जा रहा है। दिल में एक अजीब सी घंटी बज रही है, मानो सात सुरों के साज एक साथ बज उठे हों। अब प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मैं अकेले इतना सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं तुम्हारे साथ मिलकर इन नज़ारों को जीना चाहता हूँ, इनमें खोना चाहता हूँ और जी भरकर तुम्हारे रूप सौंदर्य का पान करना चाहता हूँ। कामिनी को होटल पहुँचने में 4-5 घंटे की देरी हुई, पर वह भी पहुँच ही गई। उसे अच्छे से पता था कि अभिनव जी ने उसके लिए फ्लैट का इंतज़ाम कर लिया होगा। वह होटल के कमरे में पहुंची और दौड़कर अभिनव जी के गले लग गई।
अभिनव जी अपने चेहरे पर कामिनी की जुल्फों के साथ साथ अपनी सांसों में उसकी सुगंध और अपने सीने पर कामिनी के उभारों का दबाव महसूस कर रहे थे, जिससे उनके नस नस में खून बनने लगा। उन्होंने कसकर कामिनी को गले लगा लिया। आखिरकार महीनों से देखा हुआ उनका सपना पूरा हो रहा था। इस अनजाने शहर में दो दिल मिल रहे थे, मगर चुपके चुपके, और किसी को इसकी खबर ही नहीं थी। अभिनव जी के गले लगी हुई कामिनी के तन की सुगंध जब अभिनव जी के नस-नस में भर गई तो अभिनव जी बेताब हो उठे। उन्होंने कामिनी के होठों को चूमना चाहा, पर कामिनी झटक कर उनसे अलग हो गई और बोली, तुम मर्दों की ना यही प्रॉब्लम है, हर चीज़ तुम्हें जल्दी में चाहिए। अभिनव जी पिछली बार से सबक ले चुके थे, इस बार भला कहाँ चूकने वाले थे। उन्होंने कहा, और तुम औरतों की यही प्रॉब्लम है कि करोगी सब पर बिना नखरे दिखाए कुछ नहीं। अरे भाई, अगर हम नहीं दिखाएंगे नखरे तो क्या तुम दिखाओगे? हमारे नखरों पर ही तो ये पूरी दुनिया फिदा है। हंसती हुई कामिनी बोली, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। फिदा क्या, तुम कहो तो मैं तुम पर अपना जिस्म जान सब कुछ लुटा दूं। अभिनव जी बेताबी से बोले, वह भी लुटाना अभिनव जी, पर थोड़ा सब्र कर लो। मैं नहीं चाहती कि ये खूबसूरत वादियाँ, ये हसीन नज़ारे हमारे हड़बड़ी के प्यार के गवाह बने। कामिनी बोली, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे मैं तुम्हें विश करना तो भूल ही गया, अभिनव जी ने कहा, और उन्होंने कामिनी को बिठाकर उसकी आंखों पर एक पट्टी बांधी और हैप्पी बर्थडे बोलते हुए अपना रिंग लेकर उसके कदमों में झुक गए। कामिनी ने कहा, तुम बिना हद करते हो अभिनव जी। हरकतें तुम्हें सारी जवानी वाली करनी है, पर करनी आती नहीं। अब मेरी आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी तो मैं कैसे देख पाऊंगी तुम मुझे क्या दे रहे हो? अच्छा हाँ, कहकर अभिनव जी ने कामिनी की आंखों की पट्टी खोल दी और घुटनों के बल बैठकर उसकी उंगली में अंगूठी पहनाते हुए बोले, मेरी ज़िंदगी में आने और इसे रंगीन बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। अभिनव जी की बात सुनकर कामिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मैं कौन सा भागी जा रही हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ। हाँ वो क्या है ना कि तुम्हें खोने से मैं बहुत डरता हूँ, अभिनव जी ने कहा, और उन्होंने वो डायमंड रिंग उसकी उंगलियों में पहना दी और कहा, अब जल्दी से केक काट लो, तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सरप्राइज? अब क्या इसके अलावा भी कोई सरप्राइज है? कामिनी ने हैरानी से अपनी आंखें चारों तरफ मटकाकर अदा से अपने हाथ को अपनी कमर पर रखते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल है, कहकर अभिनव जी ने होटल के रिसेप्शन पर फ़ोन किया और केक मंगवाया। और थोड़ी ही देर में एक होटल स्टाफ बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाकर केक ले आया। अभिनव जी और कामिनी ने मिलकर साथ में केक काटा और केक काटने के बाद अभिनव जी ने फ्लैट के पेपर कामिनी के हाथों में दे दिए। फ्लैट के पेपर देखते ही कामिनी की दोनों आंखों में आंसू भर आए और वह फिर से एक बार अभिनव जी के गले लग गई। अभिनव जी ने कहा, इस बार ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम खुश तो हो ना? कामिनी ने कहा, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो ठीक है, अब मुझे भी खुश कर दो। कहते कहते अभिनव जी की आंखों से हवस और मुंह से लार टपकती हुई मालूम पड़ी। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहते हुए कामिनी ने केक उठाया और अभिनव जी को खिलाने के बहाने उनके मुंह और पूरे चेहरे पर लगा दिया। अभिनव जी भी कहाँ कम थे, जवानी तो उनकी भी उबाल मार ही रही थी। उन्होंने भी केक उठाया और दीवारों पर रंग पोतने के जैसे कामिनी के पूरे चेहरे पर केक से पुताई कर दी और उसके बाद उसी हालत में उन्होंने उसे चूमना शुरू कर दिया। कामिनी को बेतहाशा चूमते हुए अभिनव जी ठीक वैसे ही लग रहे थे जैसे केक के लिए लाल टपकाता कोई बेचैन बच्चा केक काटने का इंतजार नहीं कर पाता और उंगली डालकर केक उठाकर चाट लेता है। अभिनव जी ठीक उसी तरह से कामिनी को चूम रहे थे और कामिनी को चूमते चूमते वे कब अपनी मर्यादा और सीमा लांघ बैठे उन्हें उसका भी पता नहीं चला। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे कामिनी भी इन सब चीज़ों के लिए पूरी तरह से तैयार थी, या फिर अच्छा खाना खिलाने के बाद वेटर को दिए जाने वाले टिप की तरह वो अभिनव जी को टिप दे रही थी। उसने अभिनव जी का भरपूर सहयोग दिया, हर कदम पर उनका साथ दिया, और अब जिस्म की गर्मी धीरे धीरे पिघलने लगी तो सांसों का उतार चढ़ाव बढ़ने लगा। कमरे में सिर्फ सिसकियाँ और सांसों का शोर ही बाकी रह गया, और सही गलत का भेद भुलाकर धीरे धीरे पिघलते पिघलते दोनों निढाल होकर गिर पड़े। यह एक ऐसी आग थी जिसमें जलने के बाद ना तो अभिनव जी को खाने का होश था और ना ही कुछ पीने का। पर कामिनी अपने पूरे होशो हवास में थी। वह उठी और उसने फ्लैट के पेपर को बहुत अच्छे से संभाल कर अपने हैंडबैग में रख लिया और अभिनव जी द्वारा पहनाई गई रिंग की तरफ देखते हुए मुस्कुरा पड़ी। सुबह जब अभिनव जी की नींद खुली तो उनकी आंखों में कामिनी के जिस्म की भूख साफ दिख रही थी, जो कम होने के बदले और बढ़ गई थी। मसूरी में दोनों आज़ाद पंछी की तरह थे, तो दोनों ने खूब मस्ती की। दिन भर घूमना फिरना करते और रात में एक दूसरे में डूब जाते। अभिनव जी को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हनीमून पर आए हों और कामिनी ही उनकी पत्नी हो। पत्नी की याद आते ही उन्हें बरखा की याद आई, पर वो खुद से यूं खिन्न हो गए मानो इस वक्त बरखा की याद आना कोई पाप हो।
अभी तो उन्हें अपना पूरा फोकस कामिनी पर करना था और उन्होंने किया भी। जी भरकर कामिनी के साथ जिंदगी जीने के बाद अब घर लौटने की बारी थी। जैसा कि तय हुआ था रुकना तो दोनों को 3-4 दिनों तक था, पर कामिनी ने बीच में ही घर से फोन आने की बात कहकर घर जाने का इरादा कर लिया। दोनों ने जिस तरह आने का प्लान किया था ठीक वैसे ही अलग अलग लौटने का भी प्लान बनाया। अगले दिन कामिनी सुबह सुबह निकल गई और उसके 2-3 घंटे बाद अभिनव जी भी होटल से निकले। उन्हें खुशी इस बार की थी कि उनकी जिंदगी में प्यार का रंग भर चुका था और एक खूबसूरत हिरनी कामिनी उनके जाल में फंस चुकी थी, जिसके साथ वो अपनी कई रातें रंगीन करने वाले थे। पर आने वाला वक्त ही बताने वाला था कि शिकारी ने शिकार किया है या खुद शिकार बन गया है। लौटते वक्त ना चाहते हुए भी रास्ते में अभिनव जी को बार बार बरखा का ख्याल आता। आंख बंद करने की कोशिश करते तो आंखों के सामने बरखा का चेहरा नाचने लगता। अभिनव जी ने बहुत कोशिश की कि उनकी आंखों के सामने उनके ख्यालों में उनके ख्वाबों में सिर्फ और सिर्फ कामिनी का चेहरा है। पर ना चाहते हुए भी शादी के बाद उनके साथ आई मासूम सी हिरनी जैसी चंचल आंखों वाली बरखा का चेहरा बार बार अभिनव जी की आंखों के सामने आ ही जाता। हारकर अभिनव जी खुद पर खींचते हुए आंख बंद करके सो गए और जब घर पहुंचे तो लग ही नहीं रहा था जैसे कुछ हुआ हो। एक ही जिंदगी में दोहरी भूमिका अभिनव जी बड़े ही आराम से और बड़े ही अच्छे तरीके से निभा रहे थे। दुनिया के लिए एक आदर्श नागरिक, घर के लिए एक आदर्श पति, बच्चों का आदर्श बाप और अंदर ही अंदर अपने आदर्शों को मारकर खोखला होता है कमजोर इंसान। कितना अजीब है ना, गिरगिट और सियार का उदाहरण देने वाले इंसान खुद पल भर में रंग बदल देता है और एक चेहरे पर कई चेहरे लगाए एक साथ कई जिंदगियां जीता है और पर्दे पर एक्टिंग करने वाले कलाकारों से भी ज्यादा एक्टिंग में माहिर होता है। खैर, इसी तरह समय धीरे धीरे खिसकता रहा। अभिनव जी के साथ कामिनी की बातचीत थोड़ी कम होती चली गई। कहाँ तो अभिनव जी ने सोचा था कि फ्लैट लेने के बाद कामिनी के घर अपनी मर्जी से आ जा सकेंगे, पर कामिनी ने उन्हें कह दिया कि घर पर मम्मी पापा आए हैं तो कुछ दिन हमें दूर दूर ही रहना होगा। अब मन ही मन कामिनी को पत्नी मान चुके अभिनव जी क्या उसके माँ बाप के सामने दामाद बनकर जाते? तो अच्छे बच्चे की तरह खामोशी से उन्होंने कुछ दिन इंतजार करने का सोचा। इधर डिम्पल की शादी की तारीख भी नज़दीक आ गई थी। बरखा ने डिम्पल के लिए एक बहुत ही सुंदर लहंगा बनाया था और उसके शादी की सारी साड़ियों के ब्लाउज से लेकर के उनमें फॉल पीको करने तक की जिम्मेदारी उन्होंने ही उठा रखी थी। डिम्पल की शादी वाले दिन बरखा ने अभिनव से कहा, डिम्पल ने हम सबको साथ में बुलाया है तो अगर आप भी चलेंगे तो हम सबको और उसकी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो अभिनव जी का जाने का कोई खास इरादा नहीं था, पर कामिनी की वजह से इधर काफ़ी दिनों से बरखा और बच्चों के साथ कहीं गए नहीं थे और अब कामिनी के पास जाने का कोई चांस नहीं बनता था। तो अभिनव जी ने सोचा, चलो इन्हें ही खुश कर देता हूँ, और वो जाने के लिए तैयार हो गए। शाम में सब लोग रेडी होकर एक साथ डिम्पल के घर के लिए निकलने लगे तो बच्चे पहले ही दौड़कर कार में जा बैठे और हमेशा की तरह बरखा डोर लॉक करने लगी। ये उसकी अन्य अघोषित जिम्मेदारियों जैसे कि कहीं जाने के पहले गैस ऑफ करना, लाइट का मेन स्विच ऑफ करना, दरवाज़ा बंद करना में शामिल था। दरवाज़ा बंद करती बरखा पर अभिनव जी की एक नज़र एकाएक पड़ी और उनकी पलकें झपकना भूल सी गई और बाहर निकलते कदम थम से गए। क्या ये वही बरखा थी जिसे अभिनव जी जानते थे? पहले वाली, या ये कोई दूसरी ही अलग ही बरखा थी? अभिनव जी ने बरखा को देखा तो बस देखते ही रह गए। लाइट पिंक कलर की सिल्क साड़ी में बरखा क्या गजब का कहर ढा रही थी। बहुत ही सिंपल और एलिगेंट तरीके से वो तैयार हुई थी। एक बार के लिए तो अभिनव जी का ध्यान बरखा पर से हटा ही नहीं। बच्चों ने भी यह देखा और नोटिस किया, फिर आरती खुद ही बरखा की तारीफ करने लगी। अभिनव जी द्वारा नोटिस किया जाना बरखा को भी बहुत अच्छा लगा और हंसते मुस्कुराते सब लोग शादी में पहुंच गए। बरखा और अभिनव जी से डिम्पल के घर वाले बड़े ही प्यार से मिले और उन लोगों के इज्जत सत्कार का भी विशेष ध्यान रखा गया। पर असली रंग तो अभी बाकी था। डिम्पल के घर अचानक ही अभिनव जी की नजर कामिनी पर पड़ी। कामिनी लाल रंग की साड़ी में सजी सिंदूर बिंदी के साथ सुहागन वाले साड़े चिन्ह के साथ मौजूद थी। यह तो सचमुच कामिनी ही है, पर यह कामिनी कैसे हो सकती है? उसकी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। मन ही मन सोचते हुए अभिनव जी ने कई बार अपनी आंखें खोली और फिर से बंद की। अभिनव जी कामिनी को देखे जा रहे थे पर कामिनी उन्हें बार बार नजरअंदाज कर रही थी। अब अभिनव जी को अपने पैरों तले की जमीन खिसकती हुई और माथे से पसीने की बूंदें छलकती हुई महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे दिल में कहीं हुक सी उठ रही हो और गले में जैसे कोई कांटा छुपा हुआ हो। अभिनव जी को खुद पर तरस और कामिनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बस किसी तरह उससे बात करना चाहते थे, पर असली तमाशा तो अभी बाकी था। जयमाला के बाद जब सब लोग दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए स्टेज पर एक एक कर जाने लगे तो डिम्पल ने अभिनव जी और बरखा जी को भी स्टेज पर बुलवाया।
साथ ही स्टेज पर बुलाया गया कामिनी को और कामिनी स्टेज पर पहुंची सुमित के साथ। सुमित, अभिनव जी का ऑफिस स्टाफ और उनका जूनियर कामिनी और सुमित को देखते ही अभिनव जी के तन बदन में आग लग गई और उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि कामिनी सुमित की पत्नी है। अभिनव जी को अब वहां 1 मिनट रहना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि कामिनी जिस तरह से सुमित से लिपट चिपट रही थी उससे अभिनव जी के कलेजे पर सांप लौटना स्वाभाविक था। अभिनव जी ने दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो भी नहीं खिंचवाई और बरखा को बोले, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अगर तुम लोग थोड़ा जल्दी करोगे तो हम लोग जल्दी घर चल सकते हैं। अभिनव जी की तबीयत की बात सुनकर बरखा बोली, बच्चे खाना खा लें उसके बाद हम लोग चलेंगे, तब तक आप भी कुछ हल्का फुल्का खा लीजिए। नहीं, मेरा मन नहीं है, खाना तो क्या, यहाँ तो अभिनव जी की नींद चैन सब कामिनी ने उड़ा दी थी। रंग में भंग पड़ चुका था, मजा सजा में बदल चुका था। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात में इंटरेस्ट था और वह यह है कि कामिनी ने ऐसा क्यों किया। थोड़ी देर बाद खाना पीना खाकर सब लोग घर लौट गए। अभिनव जी की पूरी रात करवट बदलते और घड़ी की सुइयां गिनते हुए बीती। उनकी नींद भी सुबह सुबह खुल गई। उठने के बाद अभिनव जी ने सबसे पहले कामिनी को फ़ोन लगाया। एक बार नहीं, पूरे 10 बार फ़ोन की रिंग गई पर कामिनी ने फ़ोन नहीं उठाया। अभिनव जी अब गुस्से के साथ साथ खुद से खिन्न भी हो रहे थे। बेचैनी में चहलकदमी किए जा रहे थे। थोड़ी देर में उधर से कामिनी का कॉल आया। अभिनव जी ने झट से फ़ोन उठा लिया। उधर से कामिनी की रस्म में डूबी हुई आवाज़ आई, ओहो अभिनव जी, इतना भी क्यों परेशान हो रहे हो? मैं जानती हूँ बहुत सारे सवाल होंगे तुम्हारे पास जिसके जवाब जानना तुम चाहते हो, पर ऐसा है कि आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। ऐसा करो, तुम कल शाम में मेरे फ्लैट पर आ जाओ। ओहो, मेरा मतलब है अपने दिए हुए फ्लैट पर आ जाओ, मैं हर बात तुम्हें आराम से बताऊंगी। कहकर हंसते हुए कामिनी ने फोन काट दिया। कामिनी ने तो फोन काट दिया, पर अभिनव जी अभी भी फोन को लिए हाथ में खड़े थे, मानो कोई चमत्कार होगा और जो भी उन्होंने कल से देखा सुना है वह सब बदल जाएगा। तब तक बरखा उन्हें नाश्ते के लिए बुलाने लगी। उसे चिंता हो रही थी कि अभिनव जी ने रात में भी कुछ नहीं खाया था। नाश्ते की टेबल पर पहली बार अभिनव जी ने बरखा के चेहरे को ध्यान से देखा। अब अभिनव जी को ऐसा लग रहा था जैसे बरखा का चेहरा उन्हें मुंह चिढ़ा रहा हो। बरखा तो वैसी की वैसी ही थी, पति के लिए फिक्रमंद, परिवार को लेकर चलने वाली। बल्कि आजकल वो पहले से ज्यादा सुंदर और खुशमिजाज हो गई थी। पर आज बरखा का गुनगुनाना भी अभिनव जी को अखर नहीं रहा था। वे उसके चेहरे में जो खोए हुए थे। अभिनव जी को अपनी ओर घूरता देखकर बरखा ने कहा, कहाँ खोए हुए हैं आप? ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं जाना तो है, पर थोड़ा सिर में दर्द है, अभिनव जी बेचैनी से बोले। तो रहने दीजिए, आज मत जाइए, घर पर ही आराम कर लीजिए, बरखा ने कहा। और आश्चर्य, अभिनव जी ने बरखा की बात मान ली। यही बात एक बार पहले भी बरखा ने कही थी। तब अभिनव जी को बरखा पर तरस आया था कि घर में रुककर क्या करूंगा। पर आज उन्हें बरखा की सलाह अच्छी लगी। उनका मन तो कर रहा था कि वह सारी बात बरखा को बता दें, पर किस मुंह से बताते? क्या कहते कि अपनी सारी जमा पूंजी वह अपनी हवस के पीछे लुटा चुके हैं। आज बरखा के सामने अभिनव जी को अपना व्यक्तित्व बहुत छोटा प्रतीत हो रहा था। उन्होंने किसी तरह पूरा दिन गुजारा, पर अब अभिनव जी को खाली हाथ और अपना खाली दिमाग दोनों नजर आ रहे थे। किसी तरह उन्होंने उस दिन का दिन गुजारा, पर आखिर कब तक घर में पड़े रहते। अगले दिन ऑफिस जाना ही था तो ऑफिस गए और शाम होने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। उनका मन कर रहा था कि कामिनी का मुंह नोच लें, पर कैसे? कामिनी ऑलरेडी उनका मुंह, पैसा, उनका जमीर सब नोच चुकी थी। शाम होते ही अभिनव जी ऑफिस से निकले और उनके डगमगाते कदम सीधे कामिनी के फ्लैट की ओर चल दिए। उन्होंने व्याग्रता से डोरबेल बजाई। कामिनी ने लचक से दरवाजा खोला और बोली, अरे अभिनव जी, तुम आ गए। भाई, बड़ा इंतजार करवाया तुमने। पर आज कामिनी की प्यार भरी मीठी बातें भी अभिनव जी को जहर बुझी सी लग रही थी। अभिनव जी ने कहा, क्यों किया तुमने ये सब? अरे ये क्या अभिनव जी, इतने दिन का प्यार है हमारा और आते ही तुम इस तरह के सवाल करने लगे। बैठोगे नहीं? कुछ लोगे नहीं? अभिनव जी ने कहा, और ज्यादा नाटक मत करो मेरे सामने। मैंने तुम्हारा असली रंग देख लिया है। मुझे साफ साफ बताओ, क्यों किया तुमने ये सब? अच्छा ठीक है, तो सुनो, अब सुमित के साथ मुझे देखकर तुम ये तो समझ ही गए होंगे कि सुमित मेरा पति है और मैं कंचन कुमारी कामिनी नहीं, बल्कि मैं मिसेज कामिनी सुमित अवस्थी हूँ। जी हाँ अभिनव जी, वही सुमित अवस्थी जिसके पिछले साल घूस लेते हुए पकड़े जाने पर तुमने गवाही देकर उसे निलंबित करवाया था। याद आया या कुछ और बताऊं? कामिनी ने शातिर खिलाड़ी की तरह कहा। और अभिनव जी के सामने सारा घटनाक्रम टीवी के प्रोग्राम की भांति चलने लगा कि किस तरह घूस लेते हुए पकड़े जाने पर आदर्शवादी अभिनव जी ने सुमित के खिलाफ उसका सीनियर होने के नाते पुलिस को गवाही दी थी। तो तुम मुझसे बदला ले रही थी, अभिनव जी ने कहा। अब जो समझ लो, और इसमें गलत क्या किया मैंने? जब सावित्री अपने पति के प्राण बचाने के लिए यमराज से लड़ सकती है,
तो मैं अपने पति की नौकरी और उसके पैसे बचाने के लिए उसके सीनियर से तो लड़ ही सकती हूँ ना। कामिनी बोली। तो अपने चरित्रहीन होने को तुम लड़ना कहती हो? अभिनव जी गुस्से में बोले। चरित्रहीन और मैं? हा हा हा। नहीं अभिनव जी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुम तो खुद गिरे हुए हो। अब तुम ही देखो ना, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हर किसी के अंदर होती हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या। इनके बारे में तो तुमने सुना ही होगा। अब क्या होता है कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अब तुम तो ठहरे आदर्शवादी ईमानदार अफसर, तुमने मेरे पति को तो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा दिया। वहां तुम्हारे अंदर ईमानदारी का गुण छलक रहा था, पर अपनी काम वासना के आगे तुम हार गए। एक राज की बात बताऊं, बुरा मत मानना प्लीज। ट्राई तो मैंने तुम्हारी बेटी और पत्नी पर भी किया था। क्या मेरी बेटी और मेरी पत्नी? उसे बीच में ही टोक कर अभिनव जी चिल्ला पड़े। ओ, मैंने कहा था ना बुरा मत मानना, पर एक बात माननी पड़ेगी अभिनव जी। तुमने जीवन में कुछ कमाया हो या नहीं कमाया, परिवार बहुत अच्छा कमाया है तुमने। मतलब तुम्हारी पत्नी भी ना अजीब औरत है। सामने से कोई लड़का उसे प्रपोज कर रहा है और वो उसे गीता का ज्ञान देने लगी, सही गलत समझाने लगी। बताओ भला, आज के जमाने में ये अजीब नहीं लगता? और एक तुम हो दूसरी औरत के पीछे दीवाने। सच कहूं तो मैं तुम्हारी पत्नी की जगह पर होती ना, तो तुम्हें कब का छोड़ देती। कामिनी ने हंसते हुए कहा। ये तुमने बहुत गलत किया कामिनी, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी। मेरी पत्नी और बेटी को तुम्हें बीच में नहीं लाना चाहिए था। बीच में? अरे मैं तो उन्हें भी तुम्हारी तरह घुटनों पर लाना चाहती थी। तुम्हें तुम्हारी बेटी का वह फ़ोन वाला कांड याद है? जब तुम उसके स्कूल गए थे और मेरे पास फ़ोन करके तुमने कहा था कि काश तुम मेरी पत्नी होती। बरखा तो किसी लायक ही नहीं है, और वहाँ उसके फ़ोन में किसी लड़के के साथ चैट पकड़ी गई थी, जिस पर तुम आग बबूला हो गए थे और उस रात तुम घर पर ही नहीं गए थे। पर यार गजब की निकली तुम्हारी पत्नी बरखा भी, उसने सब कुछ संभाल लिया, पर तुम्हें नहीं संभाल सकी। या यूं कहूं कि साथ रहते हुए भी तुम दोनों में इतनी दूरियां थी कि तुमने कभी उसे अपने लायक समझा नहीं। वह तुम्हारे लायक नहीं बल्कि पूजने के लायक थी। पर नहीं, तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हारे पास था पैसा, जो मुझे चाहिए था, और तुम्हें चाहिए था एक शरीर जिसे तुम अपनी वासना की भूख मिटा सको। तो हिसाब बराबर। अच्छा, सिर्फ मुझे शरीर की भूख थी, तो तुम क्या कर रही थी मेरे साथ मसूरी में? तुम्हारे पति को पता है ये सब जो तुम मेरे साथ कर रही थी? बोलो। अभिनव जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले स्टाइल में बोले। हाँ बिल्कुल पता है, नहीं पता होता तो क्या मैं इतना सब कर पाती? पर क्या है ना, उसने मेरे घर पर देखा था कि मैंने तुम्हें ज़्यादा पिलाकर सुला दिया था, तो तुम उसे बताओगे भी कि मसूरी में हमारे बीच कुछ हुआ है, तो वो मानेगा नहीं। अब बताओ, नई नई किसी लड़की की शादी हुई हो, हर जगह उसके पति का इतना नाम हो, और तुरंत ही उसका पति घूस लेने के आरोप में फंस जाए, तो उस लड़की के दिल पर क्या बीती होगी? मैंने तो उसी वक्त सोच लिया था कि मैं उसे इन सब से बाहर निकालूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कामिनी मटकते हुए बोली। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में जाऊंगा। अभिनव जी ने कहा। ना 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 अभिनव जी, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि अगर तुम पुलिस के पास जाओगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा तो नहीं। हाँ, उल्टे पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा जरूर देखेगी। शुरुआत तुमसे ही कर देती हूँ। अगर तुम कुछ देखना चाहोगे तो उसका ट्रेलर मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगी। कहकर कामिनी ने अपने मोबाइल पर कुछ वीडियो क्लिप अभिनव जी को दिखाई। जब वो कामिनी के घर गए थे तब की वीडियो, मसूरी की वीडियो, सब फोटो थे। हर वीडियो और फोटो को इस एंगल से लिया गया था जिसमें कामिनी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, और अभिनव जी किसी पॉर्न स्टार से कम नहीं दिख रहे थे। वीडियो देखते ही अभिनव जी बौखला गए और बोले, तुम एक औरत होकर इतना नीचे गिर सकती हो कि तुम अपने पति की नौकरी बचाने के लिए किसी गैर मर्द के साथ हम बिस्तर हो गई? क्यों, गिरने का लाइसेंस सिर्फ मर्दों के पास होता है क्या? और रही बात हम बिस्तर होने की, तो ये तुम्हें पता है, मुझे पता है, सुमित को नहीं पता। वो तो मेरा शुक्रगुजार है और हमेशा रहेगा, और मुझसे ज़्यादा गिरे तो तुम हो। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे गिराने की हद का फ़ायदा उठाया। पर एक बात बताऊं, गजब के माहे खिलाड़ी हो तुम, बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ। पर मैं कितनी गिरी हुई हूँ तुम अभी नहीं जानते, मैं इससे भी कहीं ज़्यादा गिर सकती हूँ। और तुम कान खोलकर और अच्छे से सुनो, तुम्हें क्या करना है। अभी मेरे पति का केस खत्म नहीं हुआ है, तो तुम गवाही दोगे कि उस समय जो भी कुछ हुआ था वह सिर्फ गलतफहमी थी। सुमित घूस नहीं ले रहा था। तुम बचाओगे मेरे पति की नौकरी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगी। अभी तो तुम्हारे घर में कम से कम तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे नहीं जानते, समाज में कोई नहीं जानता, पर सोचो जिस दिन यह सब वायरल हो गया तुम किसी लायक नहीं रहोगे। कहकर कामिनी कुटिलता से मुस्कुराई। और हाँ, एक बात तो बताना मैं तुम्हें भूल ही गई, डिम्पल कोई और नहीं, सुमित के छोटे भाई की पत्नी है। इनफैक्ट उस बेचारी ने तो मेरी बड़ी मदद की। इतनी तारीफ करती है वो तुम्हारी बीवी की। मतलब तारीफ क्या करती है, समझो से पूछती है। उसी ने मुझे फोटो दिखाया था सबसे पहले, और तुम्हारी पत्नी की फोटो दिखाते दिखाते पत्नी के साथ तुम्हारी भी फोटो दिखाई।
बस मैं हर तरह से कोशिश करने लगी कि तुम्हें कैसे फंसाया जा सकता है, पर तुम तो हर एंगल में फिट आ गए। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पर और मैसेज मैसेंजर पर, और तुम तो मेरे दीवाने हो गए। अब बताओ मैं कहीं से गलत हूँ भला? कामिनी लहराती हुई अभिनव जी के सीने से लगती हुई बोली। और जैसे नागिन के लिपट जाने पर आदमी हड़बड़ा जाता है, वैसे ही अभिनव जी ने कामिनी को जोर से झटका और लाचार से बेबस होकर धम से वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गए। कामिनी ने अभिनव जी की तरफ देखा और बोली, चाय कॉफी अगर कुछ चाहिए तो बोलो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। पर मैं तो तुम्हें एक ही सलाह दूंगी कि आज के बाद गलती से भी मेरे घर की तरफ रुख मत करना। तुम बस मेरे पति के समर्थन में गवाही दे दो, फिर तुम्हारी अपनी जिंदगी मेरी अपनी। ना मैं कभी तुमसे टकराऊंगी, ना तुम कभी मुझसे टकराना। जो कुछ भी हुआ वह यहीं खत्म हो जाएगा। और अगर कोई सवाल हो तो पूछो, वरना तुम जा सकते हो। सुमित के आने का टाइम हो रहा है। अब भला और क्या बाकी रह गया था जो अभिनव जी वहां रुकते। तो वो बिना कामिनी की तरफ देखे उसके घर से निकल गए, और जब निकले तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके दोनों पैरों का वजन मनोटन का हो गया हो। कदम उठ ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे करके अभिनव जी अपनी कार में बैठे, पर अपने आप में गुम सोच रहे थे। जाऊं तो जाऊं कहाँ, क्या करूं? घर जाकर बरखा को सब कुछ बता दूं? आज अभिनव जी को लग रहा था कि जिस पत्नी की वो हमेशा निरादर करते थे, उसे नीचा दिखाते थे, अगर वो समझदारी से फैसला नहीं लेती, कहीं न कहीं उनकी ही तरह वो भी किसी दलदल में फंसी होती और उनकी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई होती। सोचते हुए अभिनव जी जैसे-तैसे घर पहुँचे, पर आज वो बरखा से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। बरखा तो क्या, अपने बच्चों से भी वो नज़र चुरा रहे थे। खाने की टेबल पर सब बैठे तो हँसी-मज़ाक करते हुए खाने लगे, पर अभिनव जी की रोटी का निवाला उनके हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। हर कदम पर कितना नीचा दिखाया था उन्होंने बरखा को, वही बरखा खरा सोना निकली, और खुद को एक आदर्श समझने वाले अभिनव जी खोटा सिक्का साबित हुए। रात में भी बहुत बार अभिनव जी ने सोचा कि बरखा को सब कुछ बता देता हूँ, पर हर बार उनका मन यही कहता कि बरखा को सब कुछ बताकर अपने घर को मत तोड़ो। अंततः अभिनव जी ने फैसला किया कि इस बारे में वो बरखा को कभी भी कुछ भी नहीं बताएंगे। पहले वह कामिनी का सच उससे छुपा रहे थे, अब अपना सच उसे बताकर उसकी जिंदगी और दुखद नहीं करना चाहते थे। समय आने पर अभिनव जी ने सुमित के हक में अपना बयान दिया और सुमित को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसने दोबारा शान से नौकरी ज्वाइन कर ली। ऑफिस में भी अभिनव जी की बहुत किरकिरी हुई। अब अभिनव जी पूरी तरह से फैमिली मैन बन चुके थे। अभिनव जी का बदला हुआ रूप देखकर बरखा, आरती और राजन की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वो लोग हमेशा से अपने पिता को जैसा देखना चाहते थे, अभिनव जी अब बिल्कुल वैसे ही हो गए थे। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी कामिनी के घर की तरफ रुख नहीं किया, और ना ही कामिनी ने उनसे मिलने की कोशिश की। धीरे धीरे ही सही जिंदगी अपनी पटरी पर लौट रही थी। अभिनव जी द्वारा तवज्जो दिया जाना बरखा को भी बहुत अच्छा लग रहा था। सबके सामने सहज और शांत रहने वाले अभिनव जी अपने कर्मों के फल से कहीं न कहीं अंदर ही अंदर खोखला हो रहे थे, और बखूबी दोहरी जिंदगी फिर से जीने लगे थे। पर आखिर कब तक? कामिनी वाली घटना को 4 साल गुजर चुके थे। अभिनव जी पूरी तरह से अपने परिवार को समर्पित होकर उनके साथ समय बिताने लगे थे। इन 4 सालों में कामिनी ने कभी अभिनव जी से संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी, न ही अभिनव जी ने उनकी कोई खोज खबर ली थी। इधर आरती भी 10th पास करके अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली गई थी। घर पर सिर्फ अभिनव जी, बरखा और राजन रह गए थे। बरखा ने अपने सिलाई सेंटर के काम को पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया था। अब उसके पास ज़्यादा लड़कियां भी आने लगी थी, और उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि अब छोटी छोटी बातों के लिए अभिनव जी उसे टोकते नहीं थे। हाँ, एक बार पैसों को लेकर उन दोनों के बीच थोड़ी बहस हुई थी, जब बरखा ने अभिनव जी से एक छोटा सा बुटीक खोलने के लिए कुछ पैसे मांगे, और अभिनव जी ने उसे बेरुखी से मना कर दिया कि कुछ सालों बाद खोलना। अभिनव जी का मना करना उनकी मजबूरी थी, और बरखा को ये लगा कि फिर से वह पैसों की वजह से उसे मना कर रहे हैं। इसलिए बरखा ने ठान लिया था कि वह जी जान लगाकर काम करेगी और अपने पैसों से अपना बुटीक खोलेगी। अभिनव जी हालांकि अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, पर बात जब भी बिस्तर पर आती थी, बरखा चाहती थी कि अभिनव जी कभी तो उससे टूटकर प्यार करें। पर पता नहीं क्यों अब अभिनव जी से ये हो नहीं पाता था। कई बार उन्होंने बरखा को प्यार करने की कोशिश की, पर उनके हाथ पैर थर्राने लगते थे और उनका पूरा बदन ठंडा पड़ जाता था। इसीलिए उन्होंने अपना बिस्तर अब दूसरे कमरे में लगा लिया था। बरखा के सामने वो बार बार शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे, पर काश ये इतना आसान होता। एक बार जो चीज़ टूट जाती है उसे दोबारा जोड़ने पर उसमें हल्की हो या गहरी दरार पड़ ही जाती है। वही दरार बरखा और अभिनव जी के रिश्ते में भी पड़ चुकी थी, और इसी दरार से बहुत सारा दर्द उन दोनों की जिंदगी में शामिल होने वाला था।
अंदर ही अंदर घुटते अभिनव जी को एक दिन अचानक हार्ट अटैक आ गया। बरखा और राजन अभिनव जी को जल्दी से हॉस्पिटल ले गए और उन्हें एडमिट कराया। बरखा तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, पर कर भी क्या सकती थी। उसने अपने भाई को फ़ोन किया और अपनी बहनों को भी बता दिया। थोड़ी देर में हॉस्पिटल लोगों से भर गया, पर भीड़ में भी अकेली बरखा बेचैनी से चहलकदमी करती हुई अभिनव जी के ठीक होने की उम्मीद कर रही थी। तभी उसे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में डिम्पल दिखी। डिम्पल को देखते ही बरखा उसके पास चली आई। डिम्पल ने भी बरखा को देखा तो बहुत खुश हुई और दोनों बड़े ही प्यार से मिली। अरे आप यहाँ, डिम्पल ने कहा। डिम्पल की बात सुनकर बरखा की आंखों में आंसू भर आए। बरखा रोने लगी और उसने रोते रोते सब कुछ डिम्पल को बता दिया। साथ ही डिम्पल से हॉस्पिटल में होने का कारण भी पूछा तो डिम्पल ने कहा, मैं तो यहाँ पिछले 4-5 दिनों से आ रही हूँ। मेरे जेठ और जेठानी जी का एक्सीडेंट हो गया है। पर कैसे? वो लोग ठीक तो है ना? बरखा ने अपनेपन से कहा। नहीं, ठीक क्या होंगे, वो लोग बाहर घूमने गए थे और लौटते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। सबसे दुख की बात तो यह है कि मेरी जेठानी जी ने इस एक्सीडेंट में अपने बच्चे को खो दिया। बोलते वक्त डिम्पल की आवाज़ भर्रा गई। डिम्पल के मुंह से ये सब सुनकर बरखा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और सहानुभूतिवश उन्हें देखने उनके वार्ड में चली गई। बरखा जब वहां पहुंची तो उसने देखा सुमित को मल्टीपल फ्रैक्चर आए थे और दूसरे रूम में भर्ती कामिनी ऊपर से देखने पर तो ठीक ही थी। उतनी ज़्यादा चोट उसे नहीं लगी थी, किंतु बरखा समझ सकती थी कि अपने बच्चों को खोने के बाद वह कितने गहरे सदमे में होगी। बरखा पर नज़र पड़ते ही कामिनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और जो चीज़ें इन 4 सालों में वो भूल बैठी थी, सब नज़र के सामने आ गया। इन 4 सालों में कामिनी को कभी लगा ही नहीं था कि उसने कोई गलती की थी, पर इस एक्सीडेंट के बाद एक एक पल उसे भारी लग रहा था और बरखा को देखने के बाद उसे उसके किए कर्मों की याद आ रही थी। बरखा को देखते ही कामिनी बहुत ज़्यादा डर गई, साथ ही हड़बड़ा भी गई कि जाने बरखा उसे क्या-क्या कहेगी। जाने उस कमीने अभिनव ने इसे क्या-क्या बताया, पर बरखा को तो इन दिनों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो बरखा ने सहानुभूति से उसके पास जाकर उसका हाल-चाल लेने लगी। साथ ही उसने कामिनी को अभिनव जी के हार्ट अटैक के बारे में भी बताया और भगवान पर भरोसा रखने को कहा। बरखा के जाने के बाद अब कामिनी को समझ आ रहा था कि उसने क्या किया है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद अभिनव जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। जिस दिन अभिनव जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया जा रहा था, बरखा कामिनी के रूम में भी मिलने गई और तभी कामिनी ने निकलते वक्त बरखा को एक लिफाफा पकड़ा दिया और कहा कि प्लीज़ इसे घर जाकर पढ़ना और सोच समझ कर ही कोई फैसला लेना। घर आने के बाद बरखा ने उस लिफाफे को खोला। उसमें कामिनी की चिट्ठी थी, जिसमें कामिनी ने अपने सभी गुनाहों को कबूल किया था और बरखा से माफ़ी भी मांगी थी। साथ ही उसने अपने और अभिनव जी के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। उसे पढ़ने के बाद बरखा मानो आसमान से गिरी। उसका अपने परिवार, अपने पति को लेकर बनाया गया रेत का महल भरभराकर ढह गया। वह उस चिट्ठी को थामे वहीं जमीन पर बैठ गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था अभिनव और कामिनी के बहके कदमों की वजह से क्या बर्बाद हुआ। कामिनी बर्बाद हुई, उसका घर बर्बाद हुआ, अभिनव जी बर्बाद हुए, यह सबने मिलकर बरखा को बर्बाद कर डाला। अब जबकि बरखा सब कुछ जानती थी, अभिनव की हालत भी उसे अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। पैसों के लिए उनका मना करना, घर से बाहर रहना, उनकी बेरुखी, सब बरखा समझ चुकी थी। एक औरत बेइज्जती, अपमान, बेरुखी सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, पर एक बात पर आकर उसका छीना छलनी और आत्मविश्वास खोखला पड़ जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसके पति की जिंदगी में कोई और औरत उससे ज्यादा मायने रखती है, और यही कड़वा सच अब बरखा को अंदर ही अंदर खोखला करने लगा था। अब बरखा को दो फैसले लेने थे। वो या तो अपने बच्चों के साथ अभिनव जी से अलग अलग हो जाती या फिर अभिनव जी को माफ कर देती, पर दोनों ही रास्ते इतने आसान कहाँ थे। बरखा का दिल टूट गया था, लेकिन उसने आंसू बहाने की बजाय खुद को संभाला। उसने रात भर जागकर अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। और अभिनव जी ने जो बातें बरखा से आज तक छुपा कर रखी थी, वो सारी बातें बरखा के मुंह से सुनकर अभिनव जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह जानती थी कि उसका आत्मसम्मान, उसकी पहचान और उसकी खुशी किसी और की मोहताज नहीं हो सकती। अगली सुबह जब अभिनव ने उसे देखा तो वह अपने और बच्चों के सूटकेस पैक कर रही थी। ये क्या कर रही हो? उसने घबरा कर पूछा। बरखा ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, मैं अपनी जिंदगी में लौट रही हूँ। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे तोड़ दिया है, लेकिन अब मैं इस घुटन में नहीं जी सकती। मैं अब अपनी और अपने बच्चों की खुशी ढूंढने जा रही हूँ, जो अब तुम्हारे साथ कभी मुमकिन नहीं होगी। अभिनव जी ने माफी मांगी, बरखा के आगे हाथ जोड़े। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, लेकिन बरखा ने ठान लिया था कि वह अब अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। उसने अपने भाई के घर जाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसने अपने लिए एक दुकान ढूंढी और अपने जमा किए गए पैसों से अपना सिलाई सेंटर खोलकर अपने पैरों पर खड़े होने का प्लान बनाया। जैसे ही उसने घर छोड़ा, उसे हल्कापन महसूस हुआ।
वह जानती थी कि यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन वह अपने फैसले पर गर्व महसूस कर रही थी। उसने खुद से वादा किया कि वह अब किसी और के भरोसे अपनी खुशी की तलाश नहीं करेगी। कौन सही था, कौन गलत, किसी को सज़ा मिली और किसे नहीं, ये तो पता नहीं। पर हाँ, अभिनव जी और कामिनी के बहके कदमों ने उन दोनों का घर बर्बाद ज़रूर कर दिया और साथ ही बर्बाद कर दिया अभिनव के मासूम बच्चों का भविष्य।